नमस्कार। आज हम एनसीईआरटी इतिहास कक्षा 6 बहुत विस्तार के साथ देखेंगे। हम ये पूरी किताब अध्यायानुसार पूरी करेंगे। बिल्कुल, और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ कक्षा 6 का व्याख्यान नहीं है। सही कहा। यह सामग्री सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक तरह से प्रतियोगी परीक्षाओं की नींव रखने वाली कक्षा है। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1। प्रारंभिक कथन। क्या, कब, कहाँ और कैसे। मतलब इस अध्याय में हम इतिहास के कुछ बहुत ही बुनियादी सवालों को समझेंगे, जैसे कि अतीत में क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, और सबसे जरूरी, हमें ये सब पता कैसे चलता है। तो आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें हजारों साल पीछे ले जाते हैं, एक ऐसी दुनिया में जहां शहर नहीं थे, लिखने पढ़ने का रिवाज आम नहीं था। हाँ, तो सवाल यह है कि हम उन लोगों के बारे में कैसे जानते हैं जिन्होंने अपने पीछे कोई डायरी या कोई किताब नहीं छोड़ी। ये इतिहासकारों के लिए आप कह सकते हैं कि एक जासूसी के काम जैसा है। जासूसी का काम। हाँ, जहाँ सुराख बिखरे हुए हैं, नदियों के किनारे, पहाड़ों में और जमीन के नीचे दबी चीजों में। अच्छा, तो इस पहेली का पहला टुकड़ा हमें कहाँ मिलता है। पहला टुकड़ा हमें अक्सर नदियों के पास मिलता है, जैसे भारत में नर्मदा नदी की घाटी। नर्मदा नदी। जी, आज से कई लाख साल पहले भी इंसान यहाँ रह रहे थे। कई लाख साल, ये सोचना भी थोड़ा मुश्किल है। तो ये लोग कैसे जीते थे, क्या करते थे। वे आज के दौर से बहुत अलग थे। वे कुशल संग्राहक थे। संग्राहक, इसका क्या मतलब हुआ। संग्राहक का अर्थ है भोजन का संग्रह करने वाले लोग। मतलब उनका जीवन पूरी तरह से अपने आसपास के जंगल पर निर्भर था। अच्छा। उन्हें पता था कि कौन से पेड़ की जड़ें खाई जा सकती हैं, कौन से फल कब पकेंगे। वे जानवरों का शिकार भी करते थे। मतलब आज की तरह अगले हफ्ते या महीने की प्लानिंग नहीं, बल्कि हर दिन एक नई शुरुआत। बिल्कुल, प्रकृति के साथ पूरा तालमेल। और इसी जीवन शैली में एक बहुत बड़ा, शायद इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ आया। वो कहाँ पर। उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के पास। यहाँ ऐसा क्या हुआ। लगभग 8000 साल पहले यहीं पर इंसानों ने पहली बार गेहूं और जौ जैसी फसलें उगाना शुरू किया। अच्छा, तो खेती की शुरुआत यहाँ से हुई। जी, और ये सिर्फ पेट भरने की बात नहीं थी। ये इतिहास का वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। सब कुछ बदल दिया कैसे। ये तो बस खेती की शुरुआत थी। सोचिए, पहली बार इंसानों को रोज भोजन की तलाश में भटकने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, ये तो है। वे एक जगह टिक कर रह सकते थे। और जब आप एक जगह रहते हैं तो आप गांव बसाते हैं। और फिर गांव से शहर बनते हैं। बिल्कुल। आज की हमारी पूरी सभ्यता की नींव आप कह सकते हैं 8000 साल पहले उगाई गई गेहूं की उसी पहली फसल में। और इसी समय के आसपास उन्होंने जानवरों को पालतू बनाना भी सीखा होगा। हाँ, उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना भी शुरू कर दिया था। तो ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है जिसे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नोट कर लेना चाहिए कि सबसे पहले गेहूं और जौ कहाँ उगाए गए थे। बिल्कुल, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां। अच्छा, तो क्या ये हुनर सिर्फ एक ही जगह पर विकसित हुआ। नहीं, ऐसा नहीं लगता। हमें उत्तर पूर्व में गारो पहाड़ियों और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों के पास भी कृषि के सबूत मिलते हैं। मतलब ये विचार अलग अलग जगहों पर पनपा। हाँ, और एक और दिलचस्प बात है, सबसे पहले चावल उगाने के सबूत हमें विंध्य पहाड़ियों के उत्तरी इलाके से मिलते हैं। चावल, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। जी, और जहाँ खेती होती है वहाँ पानी की जरूरत होती है, तो जाहिर है नदियों का महत्व और भी बढ़ गया होगा। बिल्कुल। खेती ने लोगों को नदियों के किनारे स्थायी रूप से बसा दिया, और इसी का नतीजा था कि लगभग 4700 साल पहले सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे भारत के पहले शहर बसे। सहायक नदियां, मतलब वो छोटी नदियां जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। एकदम सही। इन्हीं नदियों के नेटवर्क ने उस सभ्यता को जन्म दिया जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और ये सिलसिला फिर गंगा के किनारे भी चला। हाँ, करीब 2500 साल पहले गंगा और उसकी सहायक नदियों जैसे सोन नदी के किनारे शहर और ज्यादा बड़े होने लगे। और यहीं पर शायद पहले बड़े साम्राज्य भी बने होंगे। बिल्कुल। गंगा के दक्षिण का इलाका तो एक बहुत बड़े साम्राज्य का केंद्र बन गया, जिसे प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। मगध। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। तो जैसे जैसे ये बस्तियां और साम्राज्य बड़े होते गए, उनकी एक पहचान बनी होगी, एक नाम। यहाँ से अक्सर प्रश्न बनते हैं, तो इस बिंदु को ध्यान से समझना होगा। ये इंडिया या भारत जैसे नाम हमें मिले कैसे। ये कहानी भी उतनी ही पुरानी है। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं। इंडस से इंडिया। हाँ, करीब 2500 साल पहले जब ईरान और यूनान से लोग उत्तर पश्चिम के रास्ते यहाँ आए, तो वे सिंधु नदी से परिचित हुए। अच्छा। पर वो इसका उच्चारण हिंदोस या इंदोस करते थे। हिंदोस हिंदोस या इंदोस। जी, और धीरे धीरे इसी नदी के पूर्व में बसे पूरे भूभाग को इंडिया कहा जाने लगा। तो एक नाम हमें एक नदी से मिला जिसे बाहर से आने वालों ने दिया। और भारत नाम की क्या कहानी है। भारत नाम का जिक्र हमें संस्कृत की सबसे पुरानी रचनाओं में से एक ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में। हाँ, जो लगभग 3500 साल पुरानी है। ऋग्वेद में भरत नाम का इस्तेमाल उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया गया है। एक समूह के लिए। जी, बाद में धीरे धीरे यही नाम पूरे देश के लिए इस्तेमाल होने लगा। ये कितनी कमाल की बात है
कि हजारों साल पुराने नाम आज भी हमारी पहचान का हिस्सा हैं। बिल्कुल। अब उस जासूसी वाले सवाल पर वापस आते हैं। हाँ, ये सारी बातें हैं, ये कहानियां हमें पता कैसे चलती हैं? इतिहासकारों के हाथ ऐसे कौन से सुराग लगते हैं? इसके कई स्रोत हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये भाग बहुत महत्वपूर्ण है। जी। सबसे पहला स्रोत है पांडुलिपि यानी मैन्यूस्क्रिप्ट। पांडुलिपि। ये हाथ से लिखी हुई पुस्तकें होती हैं। लेटिन शब्द मेन्यू का अर्थ हाथ है। हाथ से लिखी किताबें तो ये कागज पर लिखी जाती थी? नहीं, कागज का इस्तेमाल तो बहुत बाद में शुरू हुआ। ये पांडुलिपियां या तो ताड़ के पत्तों पर लिखी जाती थी, ताड़ के पत्तों पर। हाँ, या फिर हिमालय में उगने वाले भूज नाम के पेड़ की छाल से बने एक खास तरह के भोजपत्र पर। अच्छा, और इनमें क्या लिखा होता था? इनमें धार्मिक मान्यताएं, राजाओं का जीवन, औषधियां, विज्ञान जैसे कई विषय मिलते थे। ये संस्कृत, प्राकृत और तमिल में मिलती है। प्राकृत? ये कौन सी भाषा है? प्राकृत का अर्थ है उस समय आम बोलचाल में इस्तेमाल होने वाली भाषा। समझ गया। लेकिन ताड़ के पत्ते या पेड़ की छाल, ये तो हजारों सालों तक कैसे सुरक्षित रह सकती हैं? बहुत सी तो नष्ट हो गई होंगी। बिल्कुल, कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया, कई समय के साथ गल गईं। जो बची हैं वे मंदिरों और विहारों में सुरक्षित मिली। अच्छा। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है। जब कोई व्यक्ति किसी पांडुलिपि की नकल हाथ से तैयार करता था तो उसमें छोटी मोटी गलतियां हो जाती थीं। मतलब हर कॉपी एकदम एक जैसी नहीं होती थी? नहीं, और असल में यही बदलाव ही इतिहासकारों के लिए एक बहुत बड़ा सुराग है। वो कैसे? इन बदलावों को स्टडी करके हम ये पता लगा सकते हैं कि समय के साथ विचारों में या किसी कहानी में कैसे परिवर्तन आया। वाह, तो हाथ से लिखी पांडुलिपियां तो फिर भी नाजुक होती होंगी। क्या कोई ऐसा तरीका भी था जिससे शासक अपनी बात को हमेशा के लिए एक तरह से अमर बना सके? हाँ, और वो तरीका था अभिलेख यानी इंस्क्रिप्शन। अभिलेख। हाँ, इसका मतलब है वो लिखाई जो पत्थर या धातु जैसी सख्त चीजों पर खोद कर की जाती थी। अच्छा, ताकि वो मिटे नहीं। जी, शासक अपने आदेशों को पत्थरों पर खुदवाते थे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उन्हें पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। कई बार राजा अपनी जीत का ब्यौरा भी इन पर लिखवाते थे। इसका कोई खास उदाहरण है जो आज भी मौजूद हो? सबसे बेहतरीन उदाहरणों में से एक है अफगानिस्तान के कंधार से मिला एक अभिलेख। कंधार से? जी, ये करीब 2250 साल पुराना है और इससे सम्राट अशोक के आदेश पर लिखवाया गया था। इसकी क्या खासियत है? इसकी खासियत ये है कि ये दो अलग अलग लिपियों और भाषाओं यूनानी और अरामाइक में लिखा गया है। दो भाषाओं में? हाँ, ये दिखाता है कि अशोक अपने साम्राज्य में रहने वाले अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहते थे। तो हमारे पास लिखी हुई चीजें हैं, पांडुलिपि और अभिलेख, लेकिन उन लोगों का क्या जो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, या उन चीजों का क्या जिनके बारे में कभी लिखा ही नहीं गया? वहीं पर इतिहास का तीसरा और सबसे बड़ा स्रोत काम आता है, पुरातत्व। आर्कियोलॉजी। पुरातत्व, हाँ, और जो लोग इसका अध्ययन करते हैं उन्हें पुरातत्वविद कहते हैं। मतलब वो व्यक्ति जो अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करता है। तो ये लोग क्या करते हैं? वे पुरानी इमारतों के खंडरों, मूर्तियों, चित्रों का अध्ययन करते हैं, लेकिन उनका असली काम जमीन के नीचे छिपे सुरागों को खोजना है। खुदाई करके? हाँ, वे खुदाई करके औजार, हथियार, बर्तन, गहने और सिक्के जैसी चीजें निकालते हैं। लेकिन एक टूटा हुआ मिट्टी का बर्तन या कोई पुराना औजार एक पूरी कहानी कैसे बता सकता है? हर चीज कहानी कहती है। मिट्टी के बर्तन का डिजाइन बता सकता है कि उसे किस संस्कृति के लोगों ने बनाया था। अच्छा। औजारों से पता चलता है कि वे किस तकनीक का इस्तेमाल करते थे। पुरातत्वविद जानवरों, पक्षियों और मछलियों की हड्डियां भी खोजते हैं। हड्डियों से क्या पता चलता है? इससे अंदाजा लगता है कि उस समय के लोग खाते क्या थे। ये सोचना ही कमाल है कि हजारों साल पहले बना एक बर्तन आज हमें उस दौर के व्यापार और खानपान के बारे में बता सकता है। और कभी-कभी तो सुराग और भी छोटा होता है, जैसे अनाज के जले हुए दाने। जले हुए दाने? हाँ, ये चीजें वैसे तो समय के साथ सड़ जाती हैं, लेकिन अगर वे जल जाएं तो कोयले के रूप में हजारों साल तक बची रह सकती हैं। तो एक जला हुआ दाना हमें बता सकता है कि उस समय कौन सी फसल उगाई जा रही थी। बिल्कुल, इतिहास सच में ऐसी छोटी छोटी चीजों में छिपा है। अब एक बात मेरे ध्यान में आ रही है। इस किताब का शीर्षक है हमारे अतीत, बहुवचन में। हमारा अतीत क्यों नहीं? क्या अतीत एक नहीं होता? ये एक बहुत गहरा सवाल है। शीर्षक में अतीत को बहुवचन में इसीलिए रखा गया है ताकि हम ये समझ सके कि अतीत हर किसी के लिए एक जैसा नहीं था। मतलब अलग अलग समूहों के लोगों के लिए अतीत के मायने भी अलग अलग थे। इससे किसी उदाहरण से समझाएं तो? जरूर। एक राजा का जीवन और एक आम किसान या शिकारी का जीवन, क्या वो एक जैसा रहा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक व्यापारी का अतीत एक शिल्पकार के अतीत से भिन्न था। आज भी तो ऐसा ही है ना? हाँ, ये तो है। शहरों में रहने वाले लोगों का जीवन अंडमान के उन आदिवासियों से कितना अलग है जो आज भी शिकार और फल फूल इकट्ठा करके अपना गुजारा करते हैं। तो ये भेद अतीत में भी थे और इसीलिए अतीत भी एक नहीं अनेक हैं। बिल्कुल, और शायद यही वजह है कि हमारे पास राजाओं और रानियों की कहानियां तो बहुत हैं, लेकिन आम लोगों की कहानियां कम हैं। सही,
क्योंकि शासक अपनी लड़ाइयों और जीतों का लेखा जोखा अभिलेखों पर लिखवाते थे। पर एक शिकारी, मछुआरा या किसान अपने रोजमर्रा के कामों का हिसाब नहीं रखता था। उनकी कहानी जानने के लिए हमें पुरातत्व का ही सहारा लेना पड़ता है। जी, उन्हीं टूटे बर्तनों और औजारों का। अध्याय के आखिर में तारीखों के मतलब पर भी बात की गई है। AD, BC, ये सब थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। हाँ, इसे समझना जरूरी है। आज हम जो कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं उसमें सालों की गिनती ईसा मसीह के जन्म की तारीख से की जाती है। अच्छा। उनके जन्म के बाद के सालों के लिए हम अंग्रेजी में AD यानी एनो डोमिनी या हिंदी में ईसवी या ई लिखते हैं। और जन्म से प्रेरणा के लिए उनके जन्म से पहले के सभी सालों को BC यानी बिफोर क्राइस्ट या हिंदी में ईसा पूर्व या ईपू कहा जाता है। और ईसा पूर्व में साल उल्टी गिनती में चलते हैं, है ना? जैसे 100 ईसा पूर्व के बाद 99 ईसा पूर्व। बिल्कुल सही। आजकल AD और BC की जगह CE और BCE का भी इस्तेमाल होता है। हाँ, क्योंकि अब ये कैलेंडर दुनिया भर में आम हो गया है, तो इसे और ज्यादा धर्मनिरपेक्ष बनाने के लिए AD की जगह CE कॉमन एरा और BCE की जगह BCE बिफोर कॉमन एरा का इस्तेमाल बढ़ गया है। मतलब वही है, बस नाम बदल गए। जी। तो इस पूरी जासूसी से जो मुख्य तारीखें हमारे सामने आती हैं वे हैं खेती की शुरुआत लगभग 8000 साल पहले, सिंधु सभ्यता के पहले शहर करीब 4700 साल पहले, और गंगा घाटी में बड़े साम्राज्यों का उदय लगभग 2500 साल पहले। बिल्कुल, ये वो बड़े मील के पत्थर हैं जहां से मानव समाज ने नई दिशाएं ली। हमारी ये पड़ताल हमें ये सिखाती है कि इतिहास सिर्फ तारीखों और राजाओं की लिस्ट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सबूतों को जोड़ने, उनकी व्याख्या करने और खोई हुई कहानियों को फिर से रचने की एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ये हमें इतिहास को एक कहानी की तरह नहीं बल्कि सबूतों पर आधारित एक विज्ञान की तरह देखने में मदद करता है। दूसरा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। जी, और इस अध्याय का नाम है आखेट खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादन तक। ये नाम ही अपने आप में एक बहुत लंबी कहानी कहता है। मतलब मानव इतिहास का शायद सबसे बड़ा बदलाव। बिल्कुल, ये वो कहानी है जो बताती है कि हम आज जैसे हैं वैसे क्यों हैं। ये एक बहुत बड़ी छलांग थी। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। जब हम इन आरंभिक मानव की बात करते हैं तो एक शब्द बहुत इस्तेमाल होता है, आखेटक खाद्य संग्राहक। जी। इसका असल में मतलब क्या है? कैसी दिखती थी उनकी जिंदगी? देखिए, ये शब्द ही उनकी पूरी जीवन शैली का सार है। आखेटक यानी शिकारी। अच्छा। उनका जीवन इस पर निर्भर था कि वो जंगली जानवरों का शिकार कैसे करते हैं। और खाद्य संग्राहक का मतलब है कि वे सिर्फ शिकार पर निर्भर नहीं थे। तो वो और क्या करते थे? वो जंगलों से फल, जड़ें, दाने ये सब इकट्ठा करते थे। मतलब उन्हें प्रकृति का बहुत गहरा ज्ञान था। तो ये कोई आसान काम नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। उन्हें पता होता था कि कौन सी चीज खाने लायक है, कौन सी जहरीली है, किस मौसम में कहाँ क्या मिलेगा। मतलब ये कि उनका पूरा जीवन एक तरह की यात्रा थी। वो एक जगह टिक ही नहीं सकते थे। सही कहा। पर सवाल ये है कि हमें ये लाखों साल पुरानी बातें पता कैसे चलती हैं? उन्होंने कोई किताब तो छोड़ी नहीं। यहीं पर पुरातत्वविदों यानी आर्कियोलॉजिस्ट का काम आता है। अतीत के जासूस कह सकते हैं। हाँ, एक तरह से वही। वो जमीन के नीचे दबे सुराख खोजते हैं। और आरंभिक मानव के मामले में सबसे बड़ा सुराख है उनके पत्थर के औजार। पत्थर के औजार? ये तो सुनने में बहुत साधारण लगता है। लगता साधारण है पर था नहीं। ये सिर्फ पत्थर नहीं थे, ये उस दौर की सबसे उन्नत तकनीक थी। अच्छा। इन्हें बनाने में बहुत कौशल लगता था। कुछ औजार मांस और हड्डी काटने के लिए होते थे, तो कुछ से पेड़ों की छाल या जानवरों की खाल उतारी जाती थी। यानी कपड़े बनाने के लिए। जी। और कुछ पत्थरों को हड्डी या लकड़ी के हत्थे से जोड़कर भाले और बाण जैसे हथियार भी बनाए जाते थे। तो ये उस जमाने का एक तरह से स्विस आर्मी नाइफ था। हाँ, कह सकते हैं। एक ही औजार से कई काम होते थे। इस पॉइंट को नोट कर लेना चाहिए क्योंकि औजारों के उपयोग पर अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। बिल्कुल। तो ये लोग अपने इन औजारों के साथ हमेशा एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। इसकी कोई खास वजह थी? हाँ, और बहुत ठोस वजहें थी। NCERT में 4 मुख्य कारण बताए गए हैं। पहला और सबसे सीधा कारण था भोजन की तलाश। मतलब एक जगह का खाना खत्म हुआ तो दूसरी जगह चले गए। बिल्कुल। कुछ ही समय में वो आसपास के सारे फल, फूल और जानवर खत्म कर देते थे, तो आगे बढ़ना मजबूरी थी। और दूसरा कारण शायद जानवरों से ही जुड़ा था। जी, जानवर भी तो चारे के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। हाँ। तो अगर आपका भोजन ही घूम रहा है तो शिकारी को भी तो उसके पीछे जाना ही पड़ेगा। ये तो बिल्कुल तार्किक है। और मौसम का भी कोई असर होता था? बहुत बड़ा। अच्छा। अलग अलग पेड़ों पर फल अलग अलग मौसम में आते हैं, उन्हें ये ज्ञान था। अच्छा। तो उनका घूमना एक तरह से एक मौसमी कैलेंडर को फॉलो करता था। और चौथा सबसे बुनियादी कारण था पानी। पानी? जी। कई नदियां और झरने गर्मी में सूख जाते थे, तो पानी की तलाश में उन्हें उन जगहों पर जाना पड़ता था जहां साल भर पानी मिलता हो। तो उनकी पूरी जिंदगी एक बहुत ही सोची समझी यात्रा थी। अब सवाल यह है कि हमें उनके ये ठिकाने मिलते कहाँ हैं? इन जगहों को शायद पुरास्थल कहते हैं, है ना? सही कहा आपने। पुरास्थल यानी आर्कियोलॉजिकल साइट्स, ये वो जगह हैं जहां हमें अतीत के सबूत मिलते हैं, जैसे पुराने औजार या बर्तन। जी। और भारत में ऐसे कई पुरापाषाणिक स्थल मिले हैं। इनमें से एक बहुत खास है। कौन सा? मध्य प्रदेश में भीमबेटका। भीमबेटका? हाँ, इसका नाम तो बहुत सुना है।
ये एक आवासीय स्थल था, मतलब लोग यहाँ रहते थे। जी। यहाँ की गुफाओं और कंदराओं में वो रहते थे, जो उन्हें बारिश, धूप और हवा से बचाती थी। लेकिन भीमबेटका की सबसे खास बात तो कुछ और है। हाँ, और वो है वहाँ की दीवारों पर बने चित्र। हजारों साल पुराने चित्र। वो क्या दिखाते हैं? वो उनकी दुनिया दिखाते हैं। जंगली जानवरों का शिकार करते हुए लोग, नाच गाते हुए समूह। ये सिर्फ कला नहीं है, ये उनका जीवन है जिसे उन्होंने पत्थर पर उकेर दिया है। ये तो कमाल है। अच्छा, पत्थर के औजारों के अलावा क्या कोई और ऐसी खोज थी जिसने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया हो? कोई बड़ा गेम चेंजर? हाँ, एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था आग की खोज। आग? हाँ, और इसका सीधा सबूत हमें दक्षिण भारत की कुरनूल गुफाओं से मिला है। वहाँ राख के ढेर मिले हैं। ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। निश्चित रूप से। सोचकर देखिए, आग ने क्या कुछ बदल दिया होगा। सबसे पहले तो अंधेरे का डर खत्म हो गया होगा। बिल्कुल, रात में रोशनी मिली, ठंड से बचाव हुआ, और सबसे जरूरी, उन्होंने मांस को भूनकर खाना सीखा, जो पचाने में आसान होता है। जी, और ज्यादा पोषण भी देता है। और आग की मदद से वो खतरनाक जानवरों को खुद से दूर भी रख सकते थे। तो आग ने पहली बार इंसान को प्रकृति पर थोड़ा नियंत्रण दिया। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा कदम था। आपने अभी पुरापाषाणिक शब्द का इस्तेमाल किया। इतिहासकार इतने लंबे समय को समझने के लिए इसे कैसे बांटते हैं? वे इसे 3 बड़े हिस्सों में बांटते हैं। सबसे लंबा दौर है पुरापाषाण काल, यानी पुराना पत्थर युग। ये कब से कब तक था? ये 20 लाख साल पहले से लेकर करीब 12,000 साल पहले तक चला। मानव इतिहास का 99% हिस्सा इसी एक दौर का है। 99%? ये तो बहुत ज्यादा है। जी। इसके बाद लगभग 12,000 साल पहले एक नया दौर शुरू हुआ, मध्यपाषाण युग। मेसोलिथिक एज। हाँ, इस दौर की खासियत थी पर्यावरण में बदलाव और छोटे पत्थर के औजार, जिन्हें लघु पाषाण या माइक्रोलिथ्स कहते हैं। और तीसरा दौर है नवपाषाण युग। बिल्कुल, नियोलिथिक एज। इसकी शुरुआत करीब 10,000 साल पहले हुई। और नया शब्द यहाँ सिर्फ नए औजारों के लिए नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से नई जीवन शैली के लिए है। यही वो दौर है जब इंसान ने खेती करना और जानवर पालना शुरू किया। बिल्कुल सही। यहीं से असली क्रांति शुरू होती है। तो चलिए इसी महान बदलाव पर आते हैं। आपने मध्यपाषाण युग में पर्यावरण में बदलाव का जिक्र किया। ऐसा क्या हुआ था उस समय? हुआ ये कि लगभग 12,000 साल पहले दुनिया गर्म होने लगी। अच्छा, मतलब आइस एज खत्म हो रही थी? जी, बर्फ पिघली और कई हिस्सों में घास के बड़े बड़े मैदान बन गए। और जहाँ घास होगी वहाँ घास खाने वाले जानवर भी आएंगे। एकदम सही। हिरण, भेड़, बकरी, गाय, इन जानवरों की संख्या में जैसे विस्फोट हो गया। तो शिकार करना आसान हो गया? आसान हो गया, और लोगों ने इन जानवरों को करीब से देखना शुरू किया, उनकी आदतें समझी, और यहीं से उन्हें पालने का विचार आया होगा। और खेती, उसकी शुरुआत कैसे हुई? वो भी इसी जलवायु परिवर्तन का नतीजा था। घास के मैदानों के साथ साथ गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज भी कुदरती तौर पर उगने लगे। अच्छा, वो जंगली फसलें थीं। जी, लोगों ने, शायद खासकर महिलाओं ने, इन दानों को इकट्ठा करना शुरू किया होगा। और धीरे धीरे उन्होंने ये समझ लिया कि बीज से नया पौधा कैसे उगता है। मतलब ये कोई एक दिन की खोज नहीं थी? बिल्कुल नहीं, ये सैकड़ों सालों का धीमा अवलोकन था। यही बात पशुपालन पर भी लागू होती है। हाँ, ये भी एक जरूरी सवाल है। सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया? ये एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, इसे नोट कर लें। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वो कुत्ते का जंगली पूर्वज था। कुत्ता? ये तो बहुत दिलचस्प है। जी, ये एक तरह की साझेदारी थी। इंसानों को शिकार में मदद और सुरक्षा मिली और कुत्ते को भोजन मिला। और इसी पूरी प्रक्रिया को, जिसमें इंसान पौधे उगाता है और जानवरों की देखभाल करता है, बसने की प्रक्रिया या डोमेस्टिकेशन कहते हैं, है ना? बिल्कुल, ये करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई और इसने इंसान को हमेशा के लिए बदल दिया। जब लोगों ने खेती शुरू कर दी तो जाहिर है कि वे अब घूम नहीं सकते थे। सही बात है, बीज बोने से लेकर फसल काटने तक महीनों लग जाते हैं। आपको एक ही जगह पर टिकना पड़ेगा। और यहीं से स्थायी जीवन की शुरुआत हुई। जी, इसी जरूरत ने गांव और बस्तियों को जन्म दिया। और जब फसल कट जाती तो एक नई समस्या आती, इतने सारे अनाज का क्या करें? भंडारण की समस्या? स्टोरेज। हाँ। अनाज को अगली फसल के लिए बीज के तौर पर भी रखना था और खाने के लिए भी। तो उन्होंने बर्तन बनाने शुरू किए होंगे। जी, मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या फिर जमीन में गड्ढे खोदे। और जानवर भी एक तरह के चलते फिरते खाद्य भंडार बन गए। चलते फिरते खाद्य भंडार, ये तो बहुत अच्छा फ्रेज है। मतलब वो बच्चे देते थे, दूध देते थे और जरूरत पड़ने पर मांस भी। तो नवपाषाण युग में जीवन पूरी तरह बदल चुका था। क्या हमें इसके पुरातात्विक सबूत मिलते हैं, जैसे उनके घर कैसे थे? कई सबूत मिले हैं, जैसे बुर्जहोम जो आज के कश्मीर में है। वहां लोग जमीन के नीचे गड्ढे खोदकर घर बनाते थे। गड्ढे में घर? क्यों? इन्हें गर्तवास कहा जाता है, जाहिर है कश्मीर की भयंकर ठंड से बचने के लिए। ये तो उस समय की शानदार इंजीनियरिंग थी। बिल्कुल, और उनके औजारों में भी बदलाव आया। अब उन पर पॉलिश होती थी ताकि वे ज्यादा पहने हों। अनाज पीसने के लिए ओखली और मूसल का इस्तेमाल शुरू हुआ, जो आज भी हमारे घरों में इस्तेमाल होते हैं। जी हाँ, और मिट्टी के सुंदर बर्तन बनाए जाने लगे। कपास उगाकर कपड़े बुने जाने लगे।
ये एक पूरी तरह से नई जीवन शैली थी। क्या कोई ऐसी एक जगह है जहां हमें इस पूरे बदलाव की कहानी एक साथ देखने को मिलती हो? हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, मेहरगढ़। मेहरगढ़, ये कहाँ है? यह आज के पाकिस्तान में है, बोलन दर्रे के पास। ये उन सबसे पुरानी बस्तियों में से हैं जहां गेहूं और जौ उगाने और भेड़ बकरी पालने के शुरुआती सबूत मिले हैं। तो मेहरगढ़ में ऐसा क्या खास मिला है? वहां हमें चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प चीजें वहां मिली कब्रों से पता चलती हैं। कब्रों से? कैसे? मेहरगढ़ में कई कब्रें मिली हैं जहां मृतक के साथ कुछ सामान भी दफनाया गया है। एक कब्र में तो मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। बकरी को? इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब ये हो सकता है कि वे मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास करते थे। शायद उन्हें लगता था कि परलोक में भी मृतक को भोजन की जरूरत पड़ेगी। ये तो उनकी सोच और मान्यताओं को दिखाता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि अब उनका जीवन सिर्फ रोज की जरूरतों तक सीमित नहीं था। वे जीवन, मृत्यु और उसके बाद के बारे में सोच रहे थे। तो इस अध्याय को हम यहीं समाप्त करते हैं। हमने शिकारी संग्राहक जीवन से लेकर एक स्थायी कृषक और पशुपालक बनने तक की यात्रा को समझा। जी, तो चलिए बात करते हैं हमारे उपमहाद्वीप की सबसे पहली और शायद सबसे रहस्यमयी शहरी सभ्यता की। एक ऐसी सभ्यता जो आज से लगभग 4700 साल पहले मौजूद थी। हाँ, और जिनके शहर आज के कई शहरों से ज्यादा योजनाबद्ध थे, और फिर वो अचानक इतिहास के पन्नों से जैसे गायब ही हो गए। आज हम उसी हड़प्पा सभ्यता की कहानी के पीछे छिपे रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। और ये कहानी वाकई हैरान करने वाली है। सोचिए, लगभग 150 साल पहले की बात है। आज के पाकिस्तान के पंजाब में ब्रिटिश इंजीनियर रेलवे लाइन बिछा रहे थे। अच्छा। और उन्हें जमीन के नीचे दबी हुई लाखों अच्छी पकी हुई ईंटें मिली। उन्हें तो बस यही लगा कि ये किसी पुराने बेकार से खंडर का हिस्सा है। और उन्होंने उन ईंटों का क्या किया फिर? वही जो शायद कोई भी उस वक्त करता। उन्होंने हजारों नहीं लाखों ईंटें उखाड़ी और उन्हें रेलवे लाइन के नीचे बिछा दिया। ओह, मतलब उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। उन्हें क्या पता था कि वो एक पूरे शहर के अवशेषों को नष्ट कर रहे हैं, एक ऐसी सभ्यता के सबूत मिटा रहे हैं जो उस वक्त तक दुनिया के लिए पूरी तरह से अनजान थी। हाँ, पूरी तरह से अनजान। इस एक गलती की वजह से हड़प्पा स्थल की कई अनमोल इमारतें हमेशा के लिए खत्म हो गईं। ये तो दिल तोड़ने वाली बात है। मतलब इतिहास की एक पूरी की पूरी परत रेलवे लाइन के नीचे दब गई। तो फिर दुनिया को इस महान सभ्यता के बारे में पता कैसे चला? इसके कई दशकों बाद, करीब 80 साल पहले, जब पुरातत्वविदों ने... एक मिनट, ये शब्द समझाएंगे? पुरातत्वविद? हाँ, पुरातत्वविद यानी पुरानी चीजों का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक। तो जब उन्होंने उस जगह की एक व्यवस्थित खुदाई की, तब जाकर असलियत सामने आई। और तब उन्हें क्या मिला? उन्हें पता चला कि ये कोई मामूली खंडहर नहीं था, बल्कि इस उपमहाद्वीप के सबसे पुराने और सबसे सुनियोजित शहरों में से एक है। अच्छा। और चूंकि ये शहर हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया था, इसीलिए इसके जैसी जितनी भी जगह बाद में मिली, उन सबको हड़प्पा सभ्यता का नाम दे दिया गया। ठीक है, तो जब उन्होंने इन शहरों को ठीक से देखा तो उन्हें ऐसा क्या खास मिला? मेरा मतलब है, क्या ये सिर्फ मिट्टी के घरों का एक झुंड था? बिल्कुल नहीं। यहीं से तो असली हैरानी शुरू होती है। इन शहरों की जो बनावट थी वो अविश्वसनीय रूप से आधुनिक थी। आधुनिक कैसे? देखिए, ज्यादातर शहर 2 हिस्सों में बटे हुए थे। एक हिस्सा थोड़ा छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। इसे पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग या सिटाडेल कहा है। नगर दुर्ग, इसका मतलब हुआ शहर का किला। तो ये ऊंचाई वाला हिस्सा एक तरह का कह सकते हैं कि वीआईपी इलाका रहा होगा। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। शायद शासक या पुजारी वर्ग के लोग वहां रहते होंगे। इसका डिजाइन ही यही बताता है कि समाज में एक स्पष्ट विभाजन था। मतलब एक शासक वर्ग था जो सचमुच में आम लोगों से ऊपर रहता था। हाँ, ये सिर्फ शहर का नक्शा नहीं था, ये उनके समाज का नक्शा था। और जो दूसरा हिस्सा था वो निचले इलाके में था और ज्यादा बड़ा था। उसे निचला नगर या लोअर टाउन कहते हैं। यहाँ आम लोग, व्यापारी और शिल्पकार रहते होंगे। जी। और इन दोनों हिस्सों को मजबूत दीवारें अलग करती थीं, पक्की ईंटों की दीवारें। और मैंने सुना है कि ये ईंटें भी कोई ऐसी वैसी नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो इतनी बेहतरीन क्वालिटी की थीं कि हजारों साल बाद भी वैसी की वैसी हैं। उन्हें एक खास इंटरलॉकिंग पैटर्न में लगाया गया था, जिससे दीवारें बेहद बेहद मजबूत बनती थीं। ये तो कमाल है। मतलब वो सिर्फ ईंटें नहीं बना रहे थे, वो एक स्टैंडर्ड बना रहे थे। ये किसी बहुत ही संगठित और केंद्रीकृत सरकार की निशानी लगती है। आपकी बात बिल्कुल सही है। और ये संगठन सिर्फ दीवारों तक ही सीमित नहीं था। उस ऊंचे नगर दुर्ग वाले इलाके में कुछ बहुत ही खास इमारतें मिली हैं। जैसे मोहनजोदड़ो में मिला महान स्नानागार, जिसे द ग्रेट बाथ भी कहते हैं। ये एक बड़े आयताकार तालाब जैसा है। अच्छा। इसे ईंटों और प्लास्टर से बनाया गया था और पानी का रिसाव रोकने के लिए उस पर चारकोल की परत भी चढ़ाई गई थी। तो इसका इस्तेमाल क्या होता होगा? क्या ये उस जमाने का कोई पब्लिक स्विमिंग पूल था? ये एक दिलचस्प सवाल है। ज्यादातर विद्वानों का मानना है कि ये किसी खास धार्मिक अनुष्ठान के लिए इस्तेमाल होता था। धार्मिक अनुष्ठान? हाँ, देखिए, इसके दोनों तरफ उतरने के लिए सीढ़ियां हैं, चारों तरफ कमरे बने हैं।
ऐसा लगता है कि खास मौकों पर यहाँ शहर के महत्वपूर्ण लोग पवित्र स्नान करते होंगे, लेकिन हम 100% यकीन से नहीं कह सकते। और इस स्नानागार के अलावा भी कुछ खास मिला? हाँ, कालीबंगा और लोथल जैसी जगहों पर अग्निकुंड मिले हैं, जहां शायद यज्ञ वगैरह किए जाते होंगे। और कुछ शहरों में अनाज रखने के लिए बहुत बड़े बड़े भंडार गृह यानी ग्रेनरीज भी मिली हैं। मतलब अनाज को स्टोर करने की पूरी व्यवस्था थी। एकदम, ये एक व्यवस्थित समाज की ही निशानी है। ठीक है, शहर की बनावट समझ आ गई, समाज में ऊंच नीच भी दिख रही है, लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है उनकी नालियों की व्यवस्था। मैंने सुना है कि वो आज के सिस्टम से भी बेहतर थी। ये बात बिल्कुल भी बड़ा चढ़ाकर नहीं कही गई है। हड़प्पा की जल निकास प्रणाली अपने समय से हजारों साल आगे थी। अच्छा, कैसे? ज्यादातर घरों में अपना अलग बाथरूम और आंगन होता था, और हर घर की नाली सड़क पर बनी मुख्य नाली से जुड़ती थी। और ये नालियां खुली होती थी? नहीं, यही तो कमाल है। सारी की सारी नालियां ढकी हुई थीं। उन्हें एक सीधी लाइन में बनाया जाता था और उनमें हल्की सी ढलान दी जाती थी ताकि पानी आसानी से बहता रहे। ये तो अविश्वसनीय है। और सुनिए, सफाई के लिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर मैनहोल भी बने थे। मैनहोल भी? आज से लगभग 5000 साल पहले। ये सोचना भी मुश्किल है। इसका मतलब तो यही हुआ कि घर, सड़कें और नालियां ये सब एक साथ एक ही प्लान के तहत बनाए गए होंगे। बिल्कुल, ये एक बहुत ही उन्नत शहरी नियोजन यानी अर्बन प्लानिंग का सबूत है। ये दिखाता है कि कोई केंद्रीय अथॉरिटी थी जो पूरे शहर का निर्माण नियंत्रित कर रही थी। तो इन इतने व्यवस्थित शहरों में रहते कैसे लोग थे? कौन थे वो शासक, वो इंजीनियर, वो आम लोग? शहरों की जिंदगी काफी व्यस्त रही होगी। यहाँ एक शासक वर्ग था जो शायद ये बड़ी बड़ी इमारतें बनवाने की योजना बनाता था। फिर एक वर्ग था लिपिकों का। लिपिक मतलब स्क्राइब्स, जो लिखना पढ़ना जानते थे? हाँ, जो लिखना जानते थे। अच्छा, पर वो लिखते किस चीज पर थे? कागज तो था नहीं उस समय। वो लिखते थे मोहरों पर। मोहर यानी सील, एक तरह की स्टैंप होती थी जो मुलायम पत्थर से बनती थी। अच्छा, स्टैम्प जैसी। जी, इन पर अक्सर जानवरों के चित्र और कुछ अक्षर खुदे होते थे। ऐसा माना जाता है कि व्यापारी जब अपना सामान कहीं भेजते थे तो उस पर गीली मिट्टी लगाकर ये मुहर लगा देते थे, ताकि ये पता चल सके कि सामान असली है और उसके साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। बिल्कुल, एक तरह का प्राचीन सिक्योरिटी टैग। और आम लोग क्या करते थे? शहरों में बड़ी संख्या में शिल्पकार रहते थे, पुरुष भी और महिलाएं भी। वो पत्थर, शंख और धातुओं से तरह तरह की चीजें बनाते थे। कौन कौन सी धातुएं? तांबे और कांसे से औजार, हथियार और बर्तन बनते थे, और सोने चांदी से खूबसूरत गहने तैयार होते थे। तो मतलब ये सिर्फ एक जरूरत पर आधारित समाज नहीं था, वो गहने और सुंदर चीजें भी बना रहे थे। उनके समाज में कला और सुंदरता की भी जगह थी। बहुत ज्यादा। हमें बहुत ही सुंदर मनके यानी बीड्स मिले हैं जो कीमती पत्थरों से बनाए गए थे। मिट्टी के लाल बर्तन मिले हैं जिन पर काले रंग से खूबसूरत डिजाइन बने हैं। वाह! और सबसे महत्वपूर्ण बात, मोहनजोदड़ो से हमें कपड़े के टुकड़ों के अवशेष मिले हैं। कपड़े के मतलब वो कपास उगाते थे? हाँ, लगभग 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती शुरू हो चुकी थी और हड़प्पा के लोग कपड़ा बुनना जानते थे। हमें तकली भी मिली है जिससे सूत काता जाता था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। ये शहर तो सिंधु नदी के किनारे बसे थे, लेकिन ये सारा सोना, तांबा, कीमती पत्थर, ये सब चीजें वहां आ कहां से रही थी? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। इसका जवाब उनके अविश्वसनीय व्यापार नेटवर्क में छिपा है। हड़प्पा के लोग कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल्स दूर दूर से मंगवाते थे। कहां कहां से? इसका कुछ अंदाजा है हमें? हाँ बिल्कुल, पुरातत्वविदों ने इसका पता लगाया है। जैसे तांबा वो आज के राजस्थान और शायद पश्चिम एशिया के देश ओमान से भी मंगवाते थे। एक मिनट रुकिए, ओमान से? जी हाँ, ओमान से। और टिन, जिसे तांबे में मिलाकर कांसा बनाया जाता है, वो आज के अफगानिस्तान और ईरान से आता था। ओमान, अफगानिस्तान, ईरान, हम आज से 4700 साल पहले की बात कर रहे हैं। ये तो एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नेटवर्क था। यही तो बात है। सोना आज के कर्नाटक से आता था और कीमती पत्थर गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से। ये कुछ व्यापारियों का काम नहीं हो सकता। इसके लिए संगठित कारवां, समुद्री जहाज और शायद अंतर्राष्ट्रीय समझौते भी रहे होंगे। तो हमने शहर देख लिए, लोग देख लिए, उनका व्यापार देख लिया, लेकिन इन शहरी लोगों का पेट कैसे भरता था? शहरों के लोग खाने के लिए गांवों पर निर्भर थे। गांव में किसान अनाज उगाते थे और पशु पालते थे। पौधों के अवशेषों से पता चला है कि वो गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों जैसी फसलें उगाते थे। और खेती के लिए क्या वो हल का इस्तेमाल करते थे? असली हल तो लकड़ी के थे, तो वो तो बचे नहीं हैं, लेकिन हमें मिट्टी के बने खिलौना हल मिले हैं। ये इस बात का पक्का सबूत है कि वो हल चलाना जानते थे। और जानवर भी पालते थे? हाँ, वो गाय, भैंस, भेड़, बकरी जैसे जानवर भी पालते थे। तो एक तरफ ये उन्नत शहर थे और दूसरी तरफ उन्हें सहारा देने वाले गांव और किसान। ये नेटवर्क सिर्फ विदेश तक ही नहीं बल्कि पूरे उपमहाद्वीप में फैला था। गुजरात में मिली जगहों के बारे में मैंने सुना है कि वो कुछ अलग थीं। हाँ, गुजरात में धोलावीरा और लोथल बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। धोलावीरा की खासियत यह है कि जहां ज्यादातर हड़प्पा शहर 2 हिस्सों में बटे थे, वहीं धोलावीरा 3 हिस्सों में बटा था। 3 हिस्सों में?
ये तो अलग बात है। जी, और इसके चारों तरफ पत्थर की ऊंची दीवारें थीं। यहाँ एक बहुत बड़ा खुला मैदान भी मिला है जो शायद एक स्टेडियम की तरह इस्तेमाल होता होगा। और सबसे अनोखी चीज है एक बड़ा सा साइन बोर्ड जिस पर हड़प्पा लिपि में कुछ लिखा है। और लोथल, उसे तो बंदरगाह शहर कहते हैं ना? जी, लोथल खंबात की खाड़ी के पास बसा था। यहाँ एक बहुत बड़ा गोदीबाड़ा या डॉकयार्ड मिला है। ये एक तालाब जैसी संरचना है जहाँ समुद्र के रास्ते जहाज आकर रुकते थे और माल उतारा चढ़ाया जाता था। तो ये इस बात का पुख्ता सबूत है कि हड़प्पा सभ्यता एक समुद्री ताकत भी थी। हाँ, वो समुद्री व्यापार में माहिर थे। तो हमारे सामने एक ऐसी सभ्यता की तस्वीर बनती है जो बेहद उन्नत, संगठित, दूर तक फैली हुई और समृद्ध थी। और फिर अचानक सब कुछ खत्म हो गया। ये इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य। क्या हुआ उनके साथ? लगभग 3900 साल पहले अचानक एक बड़ा बदलाव आता है। लोग शहर छोड़कर जाने लगते हैं। मुहरों, बाटों और लिखने का इस्तेमाल बंद हो जाता है। सब कुछ बंद? हाँ, दूर दूर से आने वाला कच्चा माल भी बंद हो जाता है। मोहनजोदड़ो जैसी जगहों पर सड़कों पर कचरे के ढेर लगने लगते हैं। नालियों का सिस्टम टूट जाता है और लोग सड़कों पर ही झुग्गियां बनाकर रहने लगते हैं। लेकिन क्यों? क्या कोई हमला हुआ था? कोई भूकंप? इस पर विद्वानों में एक राय नहीं है। कई अलग अलग सिद्धांत हैं। कुछ कहते हैं कि नदियां सूख गईं, कुछ मानते हैं कि जंगलों का इतना इस्तेमाल हुआ कि पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया, कुछ इलाकों में शायद भयानक बाढ़ आ गई। तो कोई एक वजह नहीं थी? ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन सब कुछ खत्म हो गया? ऐसा ही लगता है। कोई एक कारण पूरे पतन की व्याख्या नहीं करता। हो सकता है कि शासकों का नियंत्रण खत्म हो गया हो, जिससे पूरी व्यवस्था बिखर गई हो। शायद अलग अलग शहरों के पतन के पीछे अलग अलग वजह रही हो। मतलब ये एक धीमी प्रक्रिया थी। हाँ, जो शायद सदियों तक चली होगी, लेकिन अंत में ये महान शहर वीरान हो गए। ये सोचना ही कितना अजीब है। एक सभ्यता जो इतनी व्यवस्थित थी वो इतनी खामोशी से गायब हो गई। और सबसे बड़ी पहेली, वो अपनी लिपि छोड़ गए जिसे हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। और यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। हमारे पास उनकी लिखी हुई हजारों चीजें हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि उन्होंने क्या लिखा है। वो चाबी अभी तक खोई हुई है। अध्याय 4 शुरू करेंगे। जी। अध्याय है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। नाम से ही मतलब काफी कुछ साफ हो रहा है। Correct. हम अतीत के बारे में जानकारी के 2 मुख्य स्रोतों पर बात करने वाले हैं। बिल्कुल। पहला स्रोत है किताबें यानी लिखित साहित्य, और दूसरा है कब्रें जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं। और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से यह अध्याय कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें वैदिक काल की सामाजिक, राजनीतिक और भाषाई संरचना की सीधी जानकारी देता है। साथ ही महापाषाण संस्कृति मतलब मेगालिथिक कल्चर, जिस पर हम आगे बात करेंगे, उससे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले किताबों से शुरू करते हैं, यानी वेद। जी। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और इनमें सबसे पुराना है ऋग्वेद। इसकी रचना का समय लगभग 3500 साल पहले का माना जाता है। 3500 साल? और इसमें है क्या, मतलब किस तरह की बातें लिखी हैं? ऋग्वेद में 1000 से भी ज्यादा प्रार्थनाएं हैं। 1000 से ज्यादा? जी। और इन्हें एक खास नाम दिया गया है, सूक्त। सूक्त? हाँ, इसका मतलब क्या होता है? हाँ, यहाँ ये शब्द समझना जरूरी है। सूक्त का अर्थ है अच्छी तरह से बोला गया, मतलब सुउक्त। ये सूक्त अलग अलग देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। अच्छा, कौन से देवता उस समय सबसे महत्वपूर्ण थे? इनमें 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं। एक तो अग्नि यानी आग के देवता, दूसरे इंद्र जो युद्ध के देवता थे, और तीसरे सोम जो एक पौधा था जिससे एक विशेष पेय बनाया जाता था। ठीक है, अब बात करते हैं भाषा की। ऋग्वेद की भाषा, क्या ये वही संस्कृत है जो आज स्कूलों में पढ़ाई जाती है? नहीं, ये उससे थोड़ी अलग थी। इसे प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहते हैं। अच्छा। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है जो भाषा परिवार से जुड़ी है। ये संस्कृत भारोपीय यानी इंडो यूरोपियन भाषा परिवार का हिस्सा है। भारोपीय मतलब भारत और यूरोप? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इसी परिवार से भारत की कई भाषाएं जैसे असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, ये सब निकली हैं। और यूरोपीय भाषाएं भी? जी हाँ, कई यूरोपीय भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, ये सब भी इसी एक बड़े परिवार का हिस्सा हैं। ये तो कमाल की बात है। मतलब हिंदी और जर्मन में कोई दूर का रिश्ता है? एक तरह से हाँ। तो क्या भारत में सिर्फ यही एक भाषा परिवार है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये पॉइंट परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। भारत में दूसरे भाषा परिवार भी हैं। जैसे दक्षिण भारत की भाषाएं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, ये द्रविड़ परिवार में आती हैं। अच्छा। इसी तरह पूर्वोत्तर में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं, और झारखंड और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की। समझ गए। तो हमारे पास ये 3500 साल पुरानी किताब है एक खास भाषा में, पर इतिहासकार इससे जानकारी निकालते कैसे हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। इतिहासकार सिर्फ शब्दों को नहीं पढ़ते, वो उनके पीछे छिपे अर्थ और संकेतों को ढूंढते हैं। कोई उदाहरण दे सकते हैं? जी बिल्कुल। ऋग्वेद के कुछ सूक्त संवाद के रूप में है, मतलब बातचीत के रूप में। बातचीत? हाँ। इसका एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है विश्वामित्र नाम के एक ऋषि और 2 नदियों व्यास और सतलुज के बीच का संवाद। नदियों के साथ संवाद? उस समय नदियों को देवी के रूप में पूजा जाता था,
तो इस संवाद से इतिहासकार ये निष्कर्ष निकालते हैं कि ये सूक्त उसी क्षेत्र में रचा गया होगा जहां ये नदियां बहती हैं। मतलब आज का पंजाब क्षेत्र। हाँ, एकदम सही। और एक और बात, प्रार्थनाओं में नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। इससे क्या पता चलता है? कि उस समाज में घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था। बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, इसे नोट कर लीजिए। ऋग्वेद में सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का जिक्र तो कई बार हुआ है, लेकिन गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार। सिर्फ एक बार? ये तो बहुत बड़ी बात है। जी, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। इससे पता चलता है कि ऋग्वैदिक लोगों के जीवन का केंद्र गंगा का मैदान नहीं था, बल्कि पश्चिम में पंजाब और उसके आसपास का क्षेत्र था। वाह, तो ये ऋग्वेद शुरू से ही लिखा हुआ था या इसे बाद में लिखा गया? नहीं, यही तो खास बात है। सदियों तक इसे लिखा ही नहीं गया। तो फिर यह हम तक पहुंचा कैसे? इसका सिर्फ उच्चारण और श्रवण होता था। गुरु शिष्यों को सुनाते थे, वे याद करते थे और फिर अपनी अगली पीढ़ी तक पहुंचाते थे। इसे लिखा तो इसकी रचना के कई 100 साल बाद गया। अच्छा, और सबसे पुरानी पांडुलिपि कहाँ मिली है? ठीक है, इसकी सबसे पुरानी पांडुलिपि भूर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी हुई कश्मीर में पाई गई थी। अब ये पुणे, महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। ठीक है, तो इन प्रार्थनाओं से हमें उस समाज की जरूरतों के बारे में क्या पता चलता है? लोग मांगते क्या थे ईश्वर से? उनकी प्रार्थनाएं उनकी जरूरतों का आईना है। वो मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्रार्थना करते थे। घोड़े क्यों? क्योंकि घोड़ों को रथ में जोता जाता था और रथ लड़ाइयों में काम आते थे। लड़ाइयां ज्यादातर मवेशियों और चरागाहों के लिए ही लड़ी जाती थी। तो उस समय लड़ाइयां होती थी, तो क्या कोई स्थायी सेना थी? कोई राजा था? यहीं पर एक बहुत बड़ा अंतर समझना जरूरी है। उस समय कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। तो फिर लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे, और वे ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हों। और ये जो सरदार थे, क्या हम इन्हें ही राजा कह सकते हैं? हाँ, लेकिन इस बिंदु को बहुत ध्यान से समझिए। ऋग्वेद के राजा वैसे नहीं थे जैसे हम बाद के राजाओं के बारे में पढ़ते हैं। मतलब? उनमें क्या अंतर था? ये राजा न तो बड़ी बड़ी राजधानियों या महलों में रहते थे, न इनके पास अपनी कोई सेना थी, और न ही ये कोई टैक्स यानी कर वसूलते थे। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। और सबसे बड़ी बात, राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप शासक नहीं बनता था। ये व्यवस्था वंशानुगत नहीं थी। अच्छा, तो फिर समाज बटा कैसे हुआ था? लोगों की पहचान क्या थी? लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा और समुदाय के आधार पर होता था। काम के आधार पर दो मुख्य समूह थे। कौन कौन से? एक थे पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, जो यज्ञ और अनुष्ठान करते थे, और दूसरे थे राजा। समाज को जन या विश जैसे शब्दों से भी पहचाना जाता था, जैसे पुरुजन, भरतजन, यदुजन, ऐसे कई उल्लेख मिलते हैं। और आर्य और दास शब्दों का भी उल्लेख है ना? जी, जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे खुद को आर्य कहते थे और अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। ये दस्यु कौन लोग थे? दस्यु शायद वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद में जाकर दास शब्द का अर्थ बदल गया और वो गुलाम के लिए इस्तेमाल होने लगा। ठीक है, तो ये तो हुई किताबों से मिली जानकारी। अब हम अपने दूसरे सुराग यानी कब्रों की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल। अब हम समय में थोड़ा आगे आते हैं, लगभग 3000 साल पहले। दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में एक नई प्रथा शुरू हुई। और वो क्या थी? उसे कहते हैं महापाषाण। महापाषाण मतलब बड़ा पत्थर? एकदम सही। महा यानी बड़ा और पाषाण यानी पत्थर। ये बड़े बड़े पत्थर कब्रों या दफनाने की जगहों पर निशानी के तौर पर लगाए जाते थे। अच्छा, तो इन कब्रों में क्या कुछ खास मिला? हाँ, इन कब्रों में कुछ समानताएं मिली हैं। जैसे मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। किस तरह के बर्तन? इन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन मतलब ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। ये नाम परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, बर्तनों के अलावा और क्या मिला? इनके साथ ही लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और उनका सामान, तथा पत्थर और सोने के गहने भी मिले हैं। लोहे के औजार मतलब इस समय तक लोहे का इस्तेमाल शुरू हो गया था? जी, ये एक बहुत बड़ा तकनीकी बदलाव था और इन चीजों से हमें सामाजिक असमानताओं का भी पता चलता है। वो कैसे? जैसे ब्रह्मगिरी में एक कब्र में एक व्यक्ति के कंकाल के पास 33 सोने के मनके और शंख पाए गए। 33 सोने के मनके? हाँ, जबकि दूसरी कब्रों में लोगों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन थे। तो ये साफ दिखाता है कि समाज में हैसियत का कितना बड़ा अंतर था। ये तो वो सच्चाई है जो शायद किताबें नहीं बताती। बिल्कुल। कुछ महापाषाण कब्रों में एक से ज्यादा कंकाल भी मिले हैं। इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब ये है कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। तो बाद में शवों को अंदर कैसे ले जाते होंगे? कब्र में बाद में शवों को लाने के लिए एक रास्ता होता था जिसे पोर्ट होल कहा जाता था। ये पत्थरों के बीच एक बड़ा सुराख होता था। चलिए अब एक विशेष स्थल की बात करते हैं, इनाम गांव। हाँ, इनाम गांव बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। ये भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे है। ये स्थल लगभग 3600 से 2700 साल पुराना है। यहाँ ऐसा क्या खास मिला है? यहाँ एक बहुत ही विशिष्ट व्यक्ति की कब्र मिली है।
उसे एक बड़े 5 कमरों वाले मकान के आंगन में दफनाया गया था। घर के आंगन में? जी, और उसे 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में रखा गया था और उसका सिर उत्तर की ओर था। ये सब कुछ दिखाता है कि वो कोई आम आदमी नहीं बल्कि शायद कोई सरदार रहा होगा। तो कब्रों से हमें सामाजिक दर्जे का पता चला। क्या उनके खान पान के बारे में भी कुछ जानकारी मिलती है? हाँ, इनाम गांव से पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। मतलब वे खेती करते थे? बिल्कुल। और जानवरों की हड्डियों पर काटने के निशान से पता चलता है कि वे मांस भी खाते थे। बहुत खूब। अंत में एक और बहुत महत्वपूर्ण नाम आता है, चरक। जी, लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के एक प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चरक संहिता नाम की एक बहुत मशहूर किताब लिखी। चिकित्सा पर? हाँ, चिकित्सा शास्त्र पर। उन्होंने बताया कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। 360? लेकिन आज की विज्ञान तो 206 हड्डियां बताती है। सही कहा। ये संख्या ज्यादा इसलिए है क्योंकि चरक ने अपनी गिनती में दांतों, हड्डियों के जोड़ों और कार्टिलेज को भी शामिल किया था। तो ये कोई गलती नहीं थी, बस गिनने का एक अलग तरीका था। इस तथ्य को भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अवश्य याद रखना चाहिए। तो आज हमने देखा कि कैसे किताबें, खासकर ऋग्वेद और कब्रें जैसे कि महापाषाण, हमें हजारों साल पहले के जीवन के बारे में कितनी विस्तृत जानकारी देती हैं। जी, हमने भाषा, समाज, युद्ध और अंतिम संस्कार की प्रथाओं को समझा। इस अध्याय के मुख्य बिंदु जैसे वेदों का काल, भाषा, परिवार, ऋग्वेदिक राजाओं और बाद के राजा में अंतर। हाँ, ये सभी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अध्याय 5 राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य विस्तार से देखेंगे। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो अध्याय का नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। इससे ये तो साफ है कि हम समझने वाले हैं कि लगभग 3000 साल पहले शासक कैसे बनते थे। हाँ, और साथ ही जनपद और महाजनपद क्या थे और उस समय की शासन व्यवस्था कैसी थी। तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि उस समय कोई राजा बनता कैसे था, क्या प्रक्रिया थी? ये एक बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि यहीं से एक बहुत बड़ा बदलाव शुरू होता है। देखिए, लगभग 3000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया में कुछ बड़े बदलाव आए। कैसे बदलाव? अब कुछ लोग बहुत बड़े बड़े यज्ञ आयोजित करके राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो रहे थे। यज्ञ करके? जैसे कि अश्वमेध यज्ञ, इसका जिक्र तो बहुत सुना है। बिल्कुल, अश्वमेध यज्ञ ये एक बहुत ही खास आयोजन था। ये सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, इसके पीछे एक गहरी राजनीतिक रणनीति थी। अच्छा, वो कैसे? इसकी प्रक्रिया क्या थी? इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में आजाद घूमने के लिए छोड़ दिया जाता था। ठीक है। अब अगर किसी दूसरे राजा ने उस घोड़े को रोका तो इसका मतलब था कि वो यज्ञ करने वाले राजा को चुनौती दे रहा है, उसे फिर लड़ाई करनी पड़ती थी। और अगर नहीं रोका तो? अगर जाने दिया तो इसका मतलब ये होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज्यादा शक्तिशाली है। मतलब एक तरह से उन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली। हाँ, और इसके बाद उन सभी राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। तो यज्ञ में जो मुख्य राजा होता था उसकी स्थिति कैसी होती थी? वो राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। उसे एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था, या तो राज सिंहासन या फिर बाघ की खाल का आसन। और बाकी लोग? युद्ध क्षेत्र में जो राजा का सारथी होता था वो उसका सहचर होता था और वो राजा की विजयों का गुणगान करता था। राजा के जो सगे संबंधी थे, खासकर रानियां और पुत्र, उन्हें भी छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। और जो दूसरे राजा मेहमान बनकर आते थे? वो सिर्फ दर्शक के रूप में बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखते थे। पुरोहित पवित्र जल का छिड़काव करता था और दूसरे अनुष्ठान करता था। इसमें आम लोगों की क्या भूमिका थी? जो सामान्य लोग थे, जैसे विष या वैश्य, वो उपहार लाते थे। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान देने वाली है। क्या? जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे, उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। इस बिंदु को नोट कर लेना चाहिए क्योंकि ये उस समय की सामाजिक व्यवस्था को दिखाता है। बिल्कुल, और यहीं से एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा सामने आती है, वर्ण व्यवस्था। इसे ध्यान से समझना होगा। सही कहा। इसी समय समाज में 4 सामाजिक वर्ग बनाए गए जिन्हें वर्ण कहा गया, और ये विभाजन पुरोहितों द्वारा किया गया था। तो पहला वर्ण कौन सा था? ठीक है। और दूसरा वर्ण जो शासन करता था? हाँ, दूसरा वर्ण था क्षत्रिय। इनका काम शासन करना, युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। और वैश्य? तीसरे थे विष या वैश्य। इनमें किसान, पशुपालक और व्यापारी आते थे। एक जरूरी बात यह है कि क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार था। और चौथा और आखिरी वर्ण? वो थे शूद्र। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। प्रायः औरतों को भी शूद्रों के समान ही माना गया और उन्हें वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। तो क्या ये व्यवस्था काम पर आधारित थी या जन्म पर? प्रतियोगी परीक्षाओं में ये सवाल अक्सर आता है। पुरोहितों के अनुसार ये वर्ण विभाजन जन्म के आधार पर था। मतलब ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी, चाहे उसमें वैसे गुण हो या ना हो। ठीक है, तो ये तो हुई सामाजिक व्यवस्था की बात। अब वापस राजनीतिक व्यवस्था पर आते हैं। आपने कहा कि राजा अब जनपदों के राजा माने जाने लगे। ये जनपद शब्द का क्या मतलब है?
हाँ, महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद यानी? जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह, मतलब वो क्षेत्र जहां लोग बस गए थे, सेटल हो गए थे। क्या हमें इसके कोई पुरातात्विक सबूत मिले हैं? हाँ बिल्कुल, पुरातत्वविदों ने कई जनपदों की बस्तियों की खुदाई की है, जैसे दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा। और इन जगहों से उस समय की जीवन शैली के बारे में क्या पता चलता है? लोग झोंपड़ियों में रहते थे, मवेशी पालते थे और वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल, सरसों जैसी कई फसलें उगाते थे। कुछ खास मिला है इन जगहों से? हाँ, एक विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं, इन्हें चित्रित धूसर पात्र कहते हैं, अंग्रेजी में पेंटेड ग्रेवेयर या PGW। चित्रित धूसर पात्र, ये कैसे होते थे? ये बहुत पतली सतह के, सुंदर और चिकने होते थे, स्लेटी रंग के। तो इनका इस्तेमाल शायद खास मौकों पर होता होगा। हाँ, ऐसा लगता है कि इनका प्रयोग खास मौकों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। तो जनपदों के बाद फिर आता है महाजनपद। ये व्यवस्था कैसे अलग थी? बिल्कुल, करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए और इन्हें ही महाजनपद कहा जाने लगा। महा का मतलब है बड़ा। और इनकी क्या खासियत थी? अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी जिसे किलेबंद किया जाता था, मतलब चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई जाती थीं। किलेबंदी क्यों की जाती थी? सिर्फ सुरक्षा के लिए? सुरक्षा एक बड़ा कारण था, दूसरे राजाओं के आक्रमण से बचना, लेकिन ये अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी था। अच्छा। और इससे राज्य के अंदर रहने वाले लोगों और क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था। हाँ, इतने बड़े किले बनाने और सेना रखने के लिए तो बहुत पैसा लगता होगा। हाँ, अब राजा नियमित सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। वेतन किस रूप में? संभवतः आहत सिक्कों में, जिन्हें हम पंच मार्क्ड कॉइन्स कहते हैं। तो जाहिर है अब वो लोगों से मिलने वाले उपहारों पर निर्भर नहीं रह सकते थे। बिल्कुल नहीं, सेना और किलों के निर्माण के लिए धन की जरूरत थी, इसलिए राजाओं ने नियमित रूप से कर वसूलना शुरू कर दिया। ये कर प्रणाली कैसे काम करती थी? ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसे ध्यान से समझना होगा। महाजनपदों के राजा कई तरीकों से कर वसूलते थे। जैसे? सबसे जरूरी क्या था? सबसे महत्वपूर्ण था फसलों पर कर। उपज का 1/6 कर के रूप में लिया जाता था, जिसे भाग कहते थे। 1/6, ठीक है। और कारीगरों से? कारीगरों को श्रम के रूप में कर चुकाना पड़ता था, जैसे महीने में एक दिन राजा के लिए मुफ्त में काम करना। और पशुपालक, व्यापारी, पशुपालकों को जानवर या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। और व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर कर लगता था। मतलब समाज के हर वर्ग पर कर था। हाँ, यहाँ तक कि आखेटकों और संग्राहकों को भी जंगल से मिली वस्तुएं देनी होती थीं। तो इतनी बड़ी व्यवस्था को चलाने के लिए खेती में भी तो कुछ बड़े बदलाव हुए होंगे। हाँ, इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। 2 बड़े परिवर्तन, वो क्या थे? पहला था लोहे के फाल का प्रयोग। अब हल के फाल लकड़ी की जगह लोहे के बनने लगे। इससे कठोर जमीन को जोतना आसान हो गया और फसलों की उपज बढ़ गई। और दूसरा था धान का रोपण। लोगों ने धान के बीजों को छिड़कने के बजाय धान के पौधे तैयार कर उनका रोपण शुरू किया, जिसे हम धान की रोपाई कहते हैं। इससे तो पैदावार बहुत ज्यादा बढ़ गई होगी। हाँ, पैदावार बहुत बढ़ी। ये काम ज्यादातर दास-दासी और भूमिहीन खेतीहर मजदूर करते थे, जिन्हें कम्मकार कहा जाता था। चलिए अब कुछ महाजनपदों को करीब से देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मगध की। वो इतना महत्वपूर्ण कैसे बन गया? लगभग 200 सालों के अंदर ही मगध सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद बन गया। इसके पीछे कुछ ठोस भौगोलिक कारण थे। जैसे कि नदियां? हाँ, गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थीं। ये यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने में बहुत सहायक थीं। और जंगल और खनिज का भी शायद कोई योगदान था। बिल्कुल, मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। यहाँ से सेना के लिए हाथी और घर गाड़ियां बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। और सबसे जरूरी, इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें थीं, जिनसे मजबूत औजार और हथियार बनाना संभव था। शक्तिशाली शासक भी तो हुए होंगे ना? हाँ, बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे बहुत महत्वाकांक्षी शासक थे। बाद में महापद्मानंद ने तो अपना नियंत्रण उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। मगध की राजधानी कौन सी थी? पहले राजगृह, जिसे आज राजगीर कहते हैं, और बाद में पाटलिपुत्र यानी आज का पटना राजधानी बनी। और सिकंदर का आक्रमण भी तो इसी दौर में हुआ था? हाँ, लगभग 2300 साल पहले मैसेडोनिया का राजा सिकंदर भारत में व्यास नदी के किनारे तक पहुंचा था, पर उसकी सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। क्यों? कहते हैं कि वे भारत के शासकों की पैदल, रथ और हाथियों की बड़ी सेना से डर गए थे। तो मगध एक शक्तिशाली राजतंत्र था, लेकिन वज्जी की शासन व्यवस्था बिल्कुल अलग थी। चलिए इसे समझते हैं। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है।
वज्जी की राजधानी वैशाली थी, जो बिहार में है। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। गण या संघ, इसकी क्या विशेषताएं थी? इसमें एक नहीं बल्कि कई शासक होते थे। कभी कभी तो हजारों लोग एक साथ शासन करते थे और सभी खुद को राजा कहलाते थे। हजारों राजा एक साथ, तो वो निर्णय कैसे लेते थे? ये सभी राजा सभाओं में बैठकर बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए निर्णय लेते थे। लेकिन क्या समाज के सभी लोग इन सभाओं में हिस्सा ले सकते थे? नहीं, स्त्रियां, दास और कम्मकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, और मैंने पढ़ा है कि भगवान बुद्ध और महावीर का संबंध भी इन्हीं गणों से था। बिल्कुल सही। ये परीक्षाओं के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है। भगवान बुद्ध और महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। हमें वज्जी संघ के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? बौद्ध ग्रंथ दीघ निकाय में वज्जी संघ का बहुत अच्छा वर्णन मिलता है। इसमें अजातशत्रु और बुद्ध के बीच का एक संवाद भी है। अच्छा। हाँ, बुद्ध ने कहा था कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाओं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करेंगे और बड़ों का सम्मान करेंगे। तो फिर इन शक्तिशाली गणों का अंत कैसे हुआ? धीरे धीरे कई शक्तिशाली राजाओं ने इन संघों को जीत लिया। इसके बावजूद उनका राज्य लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा, जब तक गुप्त शासकों ने गण और संघ पर पूरी तरह विजय प्राप्त नहीं कर ली। तो इस अध्याय को हम यहीं समाप्त करते हैं। हमने राजा बनने की प्रक्रिया, वर्ण व्यवस्था, जनपद से महाजनपद तक का सफर और कर प्रणाली को समझा, और साथ ही कृषि में आए बदलाव और मगध तथा वज्जी जैसी दो अलग अलग शासन प्रणालियों को भी देखा। बिल्कुल। अध्याय 6, जिसका नाम है नए प्रश्न नए विचार, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जी। यह अध्याय हमें करीब 2500 साल पहले के भारत में ले जाता है। एक ऐसा दौर जब गंगा के मैदानी इलाकों में कह सकते हैं एक जबरदस्त वैचारिक हलचल मची हुई थी। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे समाज पुरानी रीतियों और कर्मकांडों से शायद ऊब चुका था और जीवन के जो बड़े सवाल हैं उनके नए जवाब तलाश रहा था। और ये कोई छोटी मोटी तलाश नहीं थी। नहीं, ये एक तरह का बौद्धिक विस्फोट था। सदियों से चले आ रहे यज्ञ और बलि के बजाय लोग पूछ रहे थे, मैं कौन हूं, मरने के बाद क्या होता है, दुनिया में दुख क्यों है। तो आज हम इसी दौर के 3 बड़े रास्तों को समझेंगे। एक राजकुमार का रास्ता जो दुख खत्म करना चाहता था, ऋषियों का रास्ता जो ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य को खोजना चाहते थे, और एक और राजकुमार का रास्ता जिसने अहिंसा को अपने जीवन का केंद्र बनाया। तो चलिए इस वैचारिक मंथन की गहराई में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं उस राजकुमार से जिनका नाम था सिद्धार्थ, जिन्हें आज दुनिया गौतम बुद्ध के नाम से जानती है। जी। स्रोत बताते हैं कि वे शाक्य गण के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस पॉइंट को नोट कर लेना चाहिए क्योंकि ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक राजकुमार को आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि वो अपना महल, परिवार, सब कुछ छोड़कर ज्ञान की खोज में निकल पड़े। यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है। राजकुमार होते हुए भी उन्हें दुनिया के दुख और तकलीफें परेशान करती थी। हाँ? वो ये देखकर बेचैन थे कि लोग बीमार होते हैं, बूढ़े होते हैं और मर जाते हैं। अच्छा। उन्हें लगा कि राजसी सुख इन सवालों का जवाब नहीं दे सकते। जीवन का असली सच क्या है? बस इसी एक सवाल ने उन्हें युवावस्था में ही घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। और ये खोज उन्हें बिहार के बोधगया ले गई। जी, बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे, जहां उन्होंने कई दिनों तक तपस्या की और उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। और तभी से वो बुद्ध कहलाए। बुद्ध यानी वाइज वन या ज्ञानी। बिल्कुल। और ज्ञान मिलने के बाद उन्होंने जो किया वो भी उतना ही महत्वपूर्ण था। उन्होंने अपना पहला उपदेश वाराणसी के पास सारनाथ में दिया। ये स्थान ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, सारनाथ। इसके बाद उन्होंने अपनी बाकी जिंदगी पैदल घूम घूम कर लोगों को सिखाने में लगा दी और अंत में कुशीनारा में उनका निर्वाण हुआ। तो उनकी शिक्षा का सार क्या था? उन्होंने लोगों को क्या सिखाया? देखिए, उनकी सबसे बड़ी शिक्षा ये थी कि हमारा जीवन दुखों और कष्टों से भरा है और इसकी वजह कोई और नहीं बल्कि हमारी अपनी इच्छाएं और लालसाएं हैं। इच्छाएं और लालसाएं? जी। उन्होंने इसे एक बहुत सटीक शब्द दिया, तृष्णा। प्राकृत भाषा में तन्हा। तृष्णा मतलब एक ऐसी प्यास जो कभी बुझती नहीं। ठीक समझे। जब हमें एक चीज मिलती है तो हम दूसरी चाहते हैं, फिर तीसरी। ये चक्र कभी खत्म नहीं होता और हमें हमेशा असंतुष्ट और दुखी रखता है। तो क्या इस चक्र को तोड़ने का कोई रास्ता है? बुद्ध ने कहा कि हाँ है, और उसका रास्ता है आत्मसंयम या सेल्फ कंट्रोल। अपनी इच्छाओं पर काबू पाकर ही हम दुखों से मुक्त हो सकते हैं। उन्होंने कर्म के सिद्धांत पर भी जोर दिया। मतलब हमारे अच्छे या बुरे काम सिर्फ इसी जीवन पर नहीं बल्कि आने वाले जीवन पर भी असर डालते हैं। जी, लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो है उनके सिखाने का तरीका। किस तरह से? देखिए, उस दौर में ज्ञान और धर्म की भाषा संस्कृत थी, जो सिर्फ पढ़े लिखे ब्राह्मणों और अभिजात वर्ग तक ही सीमित थी। हाँ। बुद्ध ने जानबूझकर आम लोगों की भाषा प्राकृत में उपदेश दिए। ये सिर्फ भाषा का चुनाव नहीं था, ये एक सामाजिक संदेश था। वो कह रहे थे कि ज्ञान और मुक्ति पर किसी एक वर्ग का अधिकार नहीं है,
ये सबके लिए है। ये तो एक तरह से ज्ञान का लोकतंत्रीकरण करने जैसा था। बिल्कुल, ये उतना ही बड़ा कदम था जितना सदियों बाद यूरोप में बाइबल का आम भाषाओं में अनुवाद करना। इसी को समझाने के लिए किस्सा गौतमी की एक कहानी बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, मैंने पढ़ी है। एक माँ जिसका बेटा मर गया था और वो दुख में मतलब लगभग पागल सी हो गई थी, वो बुद्ध के पास आई। और बुद्ध ने उसे सीधे सीधे ज्ञान देने के बजाय एक काम दिया। उन्होंने कहा, जाओ किसी ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों ले आओ जहां कभी किसी की मौत ना हुई हो। वो बेचारी हर दरवाजे पर गई, पर उसे ऐसा एक भी घर नहीं मिला। तब उसे खुद ही समझ आया कि मृत्यु तो जीवन की सच्चाई है, ये हर किसी के साथ होती है। मतलब बुद्ध ने उसे गहरे सत्य का अनुभव करा दिया, उसे रटाया नहीं। यही उनकी खासियत थी। तो बुद्ध का रास्ता बहुत व्यवहारिक था, अपनी इच्छाओं को काबू में रखो। लेकिन क्या उसी समय कुछ और लोग भी थे जो थोड़े अलग, शायद ज्यादा दार्शनिक सवालों से जूझ रहे थे? हाँ, और यही इस दौर की खूबसूरती है। एक ही समय में कई तरह के विचार पनप रहे थे। ये दूसरे विचारक थे जो यज्ञों और कर्मकांडों से आगे जाकर ये जानना चाहते थे कि मृत्यु के बाद आखिर बचता क्या है। अच्छा, इन विचारकों की बातें हमें उपनिषद में मिलती हैं। उपनिषद, ये एक तकनीकी शब्द है, इसका मतलब क्या है? जी, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। मतलब ये वे ग्रंथ हैं जिनमें गुरुओं और शिष्यों के बीच की बातचीत का संकलन है। तो ये एक तरह से गुरु और शिष्य के बीच की बातचीत है। बिल्कुल, और आपको ये समझना होगा कि ये कितना बड़ा वैचारिक बदलाव था। सदियों से धर्म का केंद्र बाहरी कर्मकांड थे, बड़े बड़े यज्ञ करना, देवताओं को खुश करने के लिए। हाँ, उपनिषदों के विचारकों ने इस पूरी सोच को अंदर की ओर मोड़ दिया। उन्होंने कहा कि परम सत्य कहीं बाहर स्वर्ग में नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर है, आत्मा के रूप में। और उन्होंने इस आत्मा और ब्रह्मांड की परम सत्ता, जिसे उन्होंने ब्रह्म कहा, दोनों को एक ही माना। जी, उनका विश्वास था कि अंततः आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं। इन चर्चाओं में कौन लोग हिस्सा लेते थे? क्या ये सबके लिए खुला था? ज्यादातर तो पुरुष ब्राह्मण और राजा ही होते थे, लेकिन कुछ शानदार अपवाद भी हैं। इन नामों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए याद रखना चाहिए। जैसे गार्गी, जो एक स्त्री विचारक थीं और अपने ज्ञान के लिए इतनी प्रसिद्ध थीं कि बड़े बड़े राजाओं की सभा में पुरुषों से शास्त्रार्थ करती थीं। और एक और नाम है सत्यकाम जाबाल का। हाँ, सत्यकाम जाबाल। वो एक गरीब दासी के पुत्र थे, लेकिन सच जानने की उनकी लगन इतनी तीव्र थी कि गौतम नाम के एक ब्राह्मण गुरु ने उन्हें अपना शिष्य बनाया और वे अपने समय के सबसे बड़े विचारकों में से एक बने। ये दिखाता है कि ज्ञान की प्यास सामाजिक बंधनों को तोड़ सकती थी। इसी दर्शन को छांदोग्य उपनिषद की एक कहानी बहुत अच्छे से समझाती है, जिसे बुद्धिमान भिखारी की कहानी कहते हैं। हाँ, वो कहानी जहाँ दो ऋषि भोजन कर रहे थे कि एक भिखारी आया और खाना मांगने लगा और ऋषियों ने मना कर दिया। तब उस भिखारी ने पूछा, आप किसकी उपासना करते हैं? ऋषियों ने जवाब दिया, सार्वभौम आत्मा की। इस पर भिखारी ने जो कहा वो बहुत गहरा है। जी, उसने कहा, इसका मतलब आप मानते हैं कि ये सार्वभौम आत्मा पूरी दुनिया में है, मेरे अंदर भी और आपके अंदर भी, तो फिर आप मुझे भोजन न देकर उस सार्वभौम आत्मा को ही भोजन देने से मना कर रहे हैं। और ऋषियों को अपनी गलती का एहसास हो गया। बिल्कुल, ये कहानी आत्मा और ब्रह्म के एक होने के मुश्किल सिद्धांत को कितनी सरलता से समझा देती है। ये फैसिनेटिंग है। तो हमारे पास बुद्ध का मध्यम मार्ग है और उपनिषदों का आत्मज्ञान का मार्ग, लेकिन इसी दौर में एक तीसरा रास्ता भी था जो आत्मसंयम और अनुशासन को एक अलग ही स्तर पर ले गया। आपका मतलब वर्धमान महावीर और जैन धर्म से हैं? जी हाँ, महावीर भी बुद्ध की तरह ही एक क्षत्रिय राजकुमार थे, वज्जी संघ के लिच्छवी कुल से। ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। उन्होंने भी 30 साल की उम्र में सत्य की खोज में घर छोड़ दिया और 12 साल की कठोर तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान मिला। उनकी शिक्षाओं का केंद्र था एक सिद्धांत जिसे हम सब जानते हैं, अहिंसा। पर महावीर की अहिंसा की अवधारणा शायद उस समय के किसी भी दूसरे विचार से कहीं ज्यादा सख्त थी। बहुत ज्यादा। उनका कहना था, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। इसका मतलब था किसी भी जीवित प्राणी को कष्ट न देना, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या कीड़ा मकोड़ा। और अनुयायियों के लिए नियम भी बहुत कठोर थे। जी, सत्य की खोज करने वालों को घर परिवार छोड़ना पड़ता था, सादा जीवन जीना था, भिक्षा मांगकर खाना था, चोरी नहीं करनी थी और ब्रह्मचर्य का पालन करना था। पुरुषों को तो कपड़ों समेत सब कुछ त्याग देना पड़ता था। इसी त्याग और इंद्रियों पर विजय पाने के कारण ही उनके अनुयायी कहलाए जैन, जो जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ है विजेता। सही कहा। उनकी ये कठोर अहिंसा की नीति की वजह से किसानों के लिए जैन धर्म अपनाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उन्हें फसल बचाने के लिए कीड़े मकोड़े मारने पड़ते थे। हाँ, इसलिए व्यापारियों ने इस धर्म को ज्यादा अपनाया क्योंकि उनके काम में हिंसा की संभावना कम थी। एक मिनट, बुद्धा, महावीर, उपनिषदों के विचारक ये सब लोगों से कह रहे हैं कि ज्ञान के लिए घर छोड़ दो। अगर हजारों लोग ऐसे ही घर छोड़कर घूमने लगे तो समाज कैसे चलेगा? इसका कोई व्यवहारिक हल निकाला उन्होंने? ये बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब उनकी सबसे बड़ी संगठनात्मक खोज में छिपा है, संघ। संघ, जिसका अर्थ है संगठन या एसोसिएशन। जी, संघ सिर्फ घूमने वाले लोगों का झुंड नहीं था, बल्कि एक अनुशासित संगठन था। जिन्होंने घर छोड़ा था वे एक साथ रहते थे, नियमों का पालन करते थे। ये एक तरह का आध्यात्मिक परिवार था। तो इसके नियम कानून भी होते होंगे?
बिल्कुल। बौद्ध संघ के नियम हमें विनय पिटक नाम के ग्रंथ में मिलते हैं। इस ग्रंथ का नाम याद रखें। विनय पिटक। संघ में कोई भी आ सकता था, लेकिन कुछ शर्तें थी, जैसे बच्चों को माता पिता से, दासों को अपने मालिक से और कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी पड़ती थी। और महिलाओं को अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। ये एक तरह से सामाजिक संतुलन बनाने का प्रयास था। और ये लोग रहते कहाँ थे? इन्हें भिक्खु और भिक्खुणी कहा जाता था। हाँ, जो कि भिखारी के लिए प्राकृत शब्द है। वे सादा जीवन जीते और भिक्षा पर निर्भर रहते। शुरू में वे साल भर घूमते रहते थे, सिवाय बारिश के मौसम के। लेकिन धीरे धीरे उनके समर्थकों ने उनके रोकने के लिए स्थायी आश्रम बनवा दिए, जिन्हें विहार कहा गया। अच्छा, विहार। जी, ये लकड़ी, ईंट या कभी कभी पश्चिमी भारत में पहाड़ियों को काटकर बनाए जाते थे। तो संघ और विहार ने इस नए जीवन ढंग को एक संस्थागत रूप दिया। लेकिन क्या ये विचार हमेशा एक जैसे ही रहे? जैसे क्या बुद्ध के 500 साल बाद भी बौद्ध धर्म वैसा ही था? नहीं, विचारों में हमेशा बदलाव आता है। बौद्ध धर्म में एक नई धारा विकसित हुई, जिसे महायान कहा गया। महायान, इसमें क्या बदलाव आए? इसमें 2 बड़े बदलाव आए। पहले बुद्ध की मौजूदगी को संकेतों से दिखाते थे, जैसे पीपल का पेड़ या उनके पद चिन्ह। अब उनकी मूर्तियां बनने लगी। और दूसरा था बोधिसत्व की अवधारणा में विश्वास। बोधिसत्व वो लोग थे जिन्हें ज्ञान तो मिल गया, पर वे निर्वाण में जाने के बजाय दुनिया में ही रहकर दूसरों की मदद करते थे। ये सेवा का विचार बहुत लोकप्रिय हुआ। और जो पुराना रूप था, बौद्ध धर्म का जो पुराना सरल रूप था, वो थिरावाद कहलाया और श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया में ज्यादा लोकप्रिय रहा। ये बहुत दिलचस्प है। तो जब ये सब चल रहा था, जैन और बौद्ध धर्म लोकप्रिय हो रहे थे, तो जो पारंपरिक ब्राह्मण व्यवस्था थी, क्या वो चुपचाप देख रही थी या उनकी तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया आई? एक बहुत व्यवस्थित प्रतिक्रिया आई। उन्होंने आश्रम व्यवस्था विकसित की। आश्रम व्यवस्था? यहाँ आश्रम का मतलब रहने की जगह नहीं है। नहीं, यहाँ इसका अर्थ है जीवन का एक चरण या स्टेज ऑफ लाइफ। उन्होंने जीवन को 100 साल का मानकर 4 हिस्सों में बांटा। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। बिल्कुल। ब्रह्मचर्य में वेदों का अध्ययन, गृहस्थ में पारिवारिक जीवन, वानप्रस्थ में जंगल जाकर साधना और अंत में सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना। यह एक तरह से व्यक्ति के जीवन को धर्म और समाज के साथ जोड़ने का एक सुव्यवस्थित नक्शा था। जी, लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह व्यवस्था मुख्य रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य पुरुषों के लिए ही थी। महिलाओं को वेदों के अध्ययन की अनुमति नहीं थी। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो यह अध्याय सिर्फ कुछ नए धर्मों के बारे में नहीं है। यह उस समय के समाज की कहानी है जो जीवन के सबसे बड़े सवालों से जूझ रहा था और अलग अलग जवाब तलाश रहा था। सही कहा। ये एक ऐसे दौर की कहानी है जब लोगों ने मान लिया था कि सत्य को पाया जा सकता है, चाहे वो बुद्ध के मध्यम मार्ग से हो, महावीर की कठोर अहिंसा से या उपनिषदों के आत्मचिंतन से। और इन विचारों ने भारतीय सभ्यता की वह नींव रखी जो आज तक हमारे साथ है। बिल्कुल। अध्याय 7, जिसका शीर्षक है राज्य से साम्राज्य, विस्तार से पढ़ेंगे। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। हम सब हर रोज नोट और सिक्के इस्तेमाल करते हैं। कभी ध्यान से देखा है उन पर बने 4 शेरों को? हाँ, वो शेर। वो बस एक डिजाइन नहीं है, बल्कि भारत के इतिहास की एक बहुत बड़ी कहानी का प्रतीक है। बिल्कुल। ये शेर हमें सीधे 2300 साल पहले एक ऐसे साम्राज्य में ले जाते हैं जिसे भारत का पहला महान साम्राज्य माना जाता है, मौर्य साम्राज्य। हाँ, मौर्य साम्राज्य। और ये शेर प्रतीक है उस साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली सम्राट अशोक के। तो आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें इसी कहानी के अंदर ले जाएंगे। बिल्कुल, कैसे एक राज्य से एक विशाल साम्राज्य बना और कैसे उस साम्राज्य के सबसे ताकतवर शासक ने एक खूनी जंग के बाद हथियार डाल दिए। तो चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हुआ, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों हुआ। एक साम्राज्य को बनाने और चलाने के पीछे की राजनीति, सोच और वो एक घटना जिसने सब कुछ बदल दिया। इस साम्राज्य की नींव रखी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। जी, लगभग 2300 साल पहले। लेकिन वो अकेले नहीं थे। उनके साथ एक ऐसा दिमाग था जिसे आज भी भारत के सबसे बड़े रणनीतिकारों में गिना जाता है। चाणक्य या कौटिल्य? चाणक्य का अर्थशास्त्र ये तो सिर्फ एक किताब नहीं है। नहीं, ये तो एक तरह से हाउ टू बिल्ड एंड रन एन एम्पायर की गाइडबुक है। इसमें जो बातें लिखी हैं वो किसी आदर्शवादी की नहीं, बल्कि एक बहुत ही यथार्थवादी शासक की सलाह लगती हैं। बिल्कुल। अर्थशास्त्र में शासन कला, जासूसी, आर्थिक नीति, सैन्य रणनीति, मतलब सब कुछ है। तो ये इस बात का सबूत है कि मौर्य साम्राज्य की नींव सिर्फ ताकत पर नहीं रखी गई थी। नहीं, एक बहुत सोची समझी योजना पर रखी गई थी। और इसी नींव पर चंद्रगुप्त के बेटे बिंदुसार और फिर बिंदुसार के बेटे अशोक ने एक विशाल इमारत खड़ी की। यहीं पर राज्य और साम्राज्य का फर्क समझना दिलचस्प हो जाता है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। एक राज्य यानी किंगडम तो ठीक है, एक राजा और उसका इलाका, लेकिन साम्राज्य या एम्पायर वो एक अलग ही चीज है। मतलब आप सिर्फ अपना घर नहीं चला रहे। नहीं, आप कई अलग अलग संस्कृतियों, भाषाओं और इलाकों को एक साथ साध रहे हैं। और इसके लिए तो बेशुमार संसाधन चाहिए होंगे। बिल्कुल। छोटी मोटी सेना से काम नहीं चलेगा, आपको एक विशाल सेना चाहिए। और खजाना भरने के लिए? उसके लिए सिर्फ कुछ अधिकारियों से काम नहीं चलेगा, आपको टैक्स वसूलने वालों का एक पूरा जाल बिछाना होगा। तो मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा था कि उसे एक ही तरीके से चलाना तो नामुमकिन रहा होगा। हाँ, नामुमकिन था। मतलब अलग अलग इलाकों के लिए अलग अलग नीतियां थी। हाँ, इसे ऐसे समझिए, राजधानी पाटलिपुत्र जो आज का पटना है,
और उसके आसपास का इलाका तो सीधे सम्राट के कंट्रोल में था। अच्छा, डायरेक्ट कंट्रोल। जी, यहाँ अधिकारियों की फौज थी जो किसानों, व्यापारियों, कारीगरों सबसे सीधे टैक्स वसूलते थे। कोई गड़बड़ करे तो सजा भी देते थे। ये साम्राज्य का पोर एरिया हो गया। बिल्कुल। और दूर दराज के इलाकों का क्या, जैसे तक्षशिला या उज्जैन? वो थे प्रांतीय केंद्र। तक्षशिला उत्तर पश्चिम से मध्य एशिया का गेटवे था। और उज्जैन? उज्जैन उत्तर भारत को दक्षिण से जोड़ता था। ये बहुत जरूरी व्यापारिक मार्ग थे। तो यहाँ का प्रशासन कैसे होता था? यहाँ अक्सर राजकुमारों को गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। लेकिन मजे की बात यह है कि लगता है मौर्य शासक वहाँ के स्थानीय रीति रिवाजों और नियमों में ज्यादा दखल नहीं देते थे। अच्छा, तो फिर उनका ध्यान किस पर था? उनका मुख्य ध्यान इन रास्तों पर कब्जा बनाए रखने पर था, ताकि ये व्यापार और सेना की आवाजाही बिना रोक टोक के चलती रहे। बिल्कुल। और इन्हीं रास्तों और इलाकों से उन्हें संसाधन मिलते थे। संसाधन किस तरह के? यहाँ 2 तरह की वसूली होती थी, कर और नजराना। कर और नजराना। इस बिंदु को नोट करना चाहिए, शायद प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। हाँ बिल्कुल, इनमें फर्क समझना जरूरी है। तो क्या फर्क था? देखिए, कर यानी टैक्स तो नियमित था, देना ही देना है। ठीक है, रेगुलर। लेकिन नजराना यानी ट्रिब्यूट एक तरह का गिफ्ट था, ये अनियमित था। अनियमित मतलब जब भी संभव हो लोग अपनी मर्जी से राजा को देते थे। जैसे जंगल के इलाके के लोग हाथी, लकड़ी या कीमती पत्थर लाकर दे देते थे। अच्छा, तो एक तरफ सख्त टैक्स व्यवस्था और दूसरी तरफ एक लचीला सिस्टम। जी हाँ। अब इतनी बड़ी सल्तनत की राजधानी पाटलिपुत्र खुद कितनी भव्य रही होगी। हमारे पास इसका कोई आंखों देखा हाल है क्या? है, और वो भी एक विदेशी की नजर से। वो कौन था? चंद्रगुप्त के दरबार में यूनान के राजा सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक राजदूत भेजा था जिसका नाम था मेगस्थनीज। मेगस्थनीज, उसने क्या लिखा है? उसने जो लिखा है वो किसी फिल्म के सीन जैसा लगता है। वो बताता है कि जब सम्राट जनता के बीच निकलते थे तो एक विशाल शोभा यात्रा निकलती थी। कैसी शोभा यात्रा? सम्राट को सोने की पालकी में ले जाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने चांदी से सजी हाथियों पर चलते थे। वाह। और सुनिए, कुछ अंगरक्षक पेड़ लेकर चलते थे जिन पर प्रशिक्षित तोते सम्राट के सिर के चारों ओर चक्कर लगाते रहते थे। ये तो शक्ति प्रदर्शन का चरम है। लेकिन इस शान शौकत के पीछे एक डर भी छिपा लगता है। बहुत गहरा डर। मेगस्थनीज लिखता है कि राजा आमतौर पर हथियारबंद महिला अंगरक्षकों से घिरे रहते थे। महिला अंगरक्षक? हाँ, उन्हें हमेशा अपनी हत्या का डर सताता था। खाना खाने से पहले खास नौकर उसे चखता था। और सबसे हैरान करने वाली बात, वो लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। अविश्वसनीय। मतलब दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसानों में से एक होने का मतलब है कि आप कभी चैन की नींद नहीं सो सकते। आप अपने ही महल में एक कैदी हैं। पाटलिपुत्र शहर के बारे में भी उसने कुछ बताया? हाँ, उसने उसे एक विशाल और खूबसूरत शहर बताया, एक बड़ी दीवार से घिरा हुआ जिसमें 570 बुर्ज और 64 दरवाजे थे। और मकान? ज्यादातर मकान लकड़ी और कच्ची ईंटों के बने थे। यहाँ तक कि राजा का महल भी लकड़ी का था जिसे पत्थर की नक्काशी से सजाया गया था। ये सब उस साम्राज्य की भव्यता को दिखाता है जिसे चंद्रगुप्त और बिंदुसार ने बनाया। बिल्कुल। लेकिन इस वंश का नाम इतिहास में सबसे ज्यादा रोशन किया अशोक ने। पर अशोक की कहानी एक अनोखी कहानी है। हाँ, वो सत्ता के शिखर पर तो पहुंचे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। अशोक वो पहले शासक थे जिन्होंने जनता से सीधे संवाद करने का एक नया तरीका निकाला। अभिलेखों का तरीका। उन्होंने अपनी बातें, अपने आदेश पत्थर के खंभों और चट्टानों पर खुदवा दिए। प्राचीन काल के सरकारी बुलेटिन थे, या कहें तो पब्लिक ब्रॉडकास्ट। और ये किस भाषा में थे? जाहिर है संस्कृत में तो नहीं होंगे, जो आम लोगों की भाषा नहीं थी। सही पकड़ा। उन्होंने आम लोगों की भाषा प्राकृत का इस्तेमाल किया। और लिपि? लिपि थी ब्राह्मी। और इस बात को ध्यान से समझिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि आज भारत की ज्यादातर लिपियां, चाहे वो देवनागरी हो, बांग्ला हो या तमिल, वो सब इसी ब्राह्मी लिपि से निकली हैं। ये हमारी लिखाई की माँ है। अशोक के राज में सब कुछ ठीक चल रहा था, साम्राज्य मजबूत था। हाँ, लेकिन फिर आया कलिंग का युद्ध। कलिंग, जो आज का तटीय उड़ीसा है? जी, ये एक स्वतंत्र राज्य था और अशोक उसे जीतना चाहते थे। उन्होंने युद्ध लड़ा और जीता भी। हाँ, जीता, लेकिन उस जीत की कीमत बहुत भारी थी। क्या हुआ था? कलिंग युद्ध में जो विनाश हुआ, जो खून खराबा हुआ, उसे देखकर अशोक का दिल दहल गया। लड़ाई से उनका मन ही भर गया। उन्हें इससे नफरत हो गई। ये किसी भी शासक के जीवन में एक असाधारण मोड़ है। बिल्कुल, खासकर उस दौर में जब युद्ध ही राजा की शान और ताकत का पैमाना होता था। ये इतना गहरा सदमा था कि अशोक ने इसे अपने एक अभिलेख में खुद दर्ज करवाया। हाँ, वो लिखवाते हैं, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग पर विजय प्राप्त की। और उसके बाद लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। ये पढ़कर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो आगे कहते हैं, जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं, इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। एक विजेता सम्राट अपनी जीत का जश्न नहीं मना रहा, बल्कि उस पर पछतावा कर रहा है। और वो आगे लिखते हैं, इसलिए मुझे पछतावा हो रहा है। अब मैंने धम्म का पालन करने और दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। ये भारतीय इतिहास का एक निर्णायक मोड़ था। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है जो इतिहासकार अक्सर पूछते हैं,
क्या ये सिर्फ दिल का बदलाव था? या इसमें कोई गहरी राजनीति भी थी? हाँ, एक क्रूर विजेता से एक दयालु राजा की छवि बनाना, क्या ये एक विशाल साम्राज्य पर अपनी पकड़ मजबूत करने का एक तरीका भी हो सकता था? ये एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, कलिंग को जीतने के बाद मौर्य साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। मतलब और लड़ाई की गुंजाइश कम थी। बिल्कुल। ऐसे में इतने बड़े साम्राज्य को एक साथ जोड़े रखने के लिए सिर्फ सैन्य ताकत काफी नहीं थी। आपको एक विचारधारा की जरूरत थी। हाँ, एक नैतिक गोंद की जो सबको जोड़ सके। शायद धम्म वही गोंद था। ये हृदय परिवर्तन भी था और एक शानदार राजनीतिक कदम भी। तो ये धम्म आखिर था क्या? क्या ये कोई नया धर्म था? नहीं, धम्म संस्कृत शब्द धर्म का ही प्राकृत रूप है, लेकिन अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा या कोई कर्मकांड नहीं था। तो फिर क्या था? ये बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित जरूर था, पर असल में ये एक नैतिक कोड ऑफ कंडक्ट था, एक आचार संहिता थी। जैसे कि इसके मुख्य सिद्धांत क्या थे? बहुत ही व्यवहारिक और सार्वभौमिक सिद्धांत। बड़ों का आदर करो, और दासों और सेवकों से नरमी से पेश आओ, सभी जीवों पर दया करो, ब्राह्मणों और भिक्षुओं को दान दो, और सबसे जरूरी बात, अपने धर्म की प्रशंसा और दूसरे के धर्म की निंदा मत करो। अच्छा, हाँ, हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। अशोक का मानना था कि जो व्यक्ति अपने धर्म की बड़ाई करने के लिए दूसरे धर्म की बुराई करता है, वो असल में अपने ही धर्म को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। ये बात तो आज 2300 साल बाद भी उतनी ही सच है। बिल्कुल। तो इस धम्म का प्रचार करने के लिए उन्होंने क्या किया? कैसे पत्थर पर लिखवा देना काफी था? नहीं, उन्होंने पूरी मशीनरी लगा दी। धम्म बहामात्य नाम के खास अधिकारी नियुक्त किए। उनका क्या काम था? वो साम्राज्य में घूम घूम कर लोगों को धम्म की बातें समझाते थे। और साम्राज्य के बाहर अपने संदेशवाहकों को सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका जैसे दूर दराज के देशों में भी भेजा। ये दुनिया का पहला बड़े पैमाने पर चलाया गया राजकीय शांति मिशन था। और ये सब सिर्फ बातों तक सीमित नहीं था? नहीं, उन्होंने जन कल्याण के काम भी किए। सड़कें बनवाईं, कुएं खुदवाएं, आराम करने के लिए सराय बनवाईं। यहाँ तक कि इंसानों और जानवरों दोनों के लिए अस्पतालों का इंतजाम किया। हाँ, उनका शासन अब सिर्फ हुक्म चलाने वाला नहीं, बल्कि प्रजा की देखभाल करने वाला बन गया था। तो अब अगर हम वापस उन शेरों पर लौटें जिनसे हमने बात शुरू की थी। हाँ, तो उनका मतलब अब बदल जाता है। सारनाथ का वो स्तंभ जहां से ये शेर लिए गए हैं, वो अशोक की सैन्य ताकत का प्रतीक नहीं है? नहीं, वो उनके धम्म के चारों दिशाओं में फैलने का प्रतीक है। ये शांति के शेर हैं, युद्ध के नहीं। कमाल है। मतलब हमारी जेब में रखा नोट सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि इतिहास का एक इतना बड़ा फलसफा अपने साथ लेकर घूम रहा है। बिल्कुल। जब ये सब भारत में हो रहा था, दुनिया के दूसरे हिस्सों में क्या चल रहा था? लगभग इसी दौर में मौर्य साम्राज्य से थोड़ा ही पहले चीन में एक और विशाल निर्माण कार्य शुरू हुआ था। चीन की महान दीवार? जी, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। इसे बनाने का मकसद था उत्तरी सीमा को पशुपालक कबीलों के हमलों से बचाना। वो दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है। हाँ, पत्थर और ईंट से बनी। ये दिखाती है कि उस दौर में साम्राज्य खुद को बचाने के लिए किस हद तक जा सकते थे। एक तरफ अशोक धम्म से दिलों को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो दूसरी तरफ चीन में हमलों को रोकने के लिए दीवारें खड़ी की जा रही थी। दो अलग अलग साम्राज्य, दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए। बिल्कुल। खैर, अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य ज्यादा दिन नहीं टिक सका और बिखरने लगा। उसके बाद भारत के अलग अलग हिस्सों में कई नए राज्य और राजवंश उभरे। उत्तर पश्चिम में हिंद यवन, कुषाण और शकाय। और मध्य और दक्षिण भारत में? पश्चिम और मध्य भारत में सातवाहनों का उदय हुआ, तो सुदूर दक्षिण में चोल, चेर और पांड्य शक्तिशाली हुए। लेकिन ये कहानी फिर कभी के लिए। तो आज हमने देखा कि कैसे चंद्रगुप्त और चाणक्य की रणनीति ने एक साम्राज्य की नींव रखी, कैसे उस साम्राज्य को एक जटिल प्रशासनिक व्यवस्था से चलाया गया, और कैसे अशोक ने कलिंग युद्ध के विनाश को देखकर विजय के मायने ही बदल दिए। उन्होंने युद्ध की जगह धम्म को अपनी राजकीय नीति बनाया। ये कहानी सिर्फ एक साम्राज्य के उतार चढ़ाव की नहीं है। नहीं, ये सत्ता, विवेक और पश्चाताप की भी है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि एक इंसान की सोच में आया बदलाव कैसे लाखों लोगों की जिंदगी और इतिहास की धारा को बदल सकता है। और यही हम इस अध्याय को समाप्त करते हैं। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक सफर पर चलेंगे लगभग 2500 साल पुराने भारत में। बिल्कुल, और ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। हाँ, और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही कह सकते हैं मामूली सी चीज से, लोहे से। लोहे के एक औजार से। हम देखेंगे कि कैसे इस एक बदलाव ने खेती में क्रांति ला दी, जिससे गांव खुशहाल हुए, बड़े बड़े शहर आबाद हुए, और व्यापार के ऐसे रास्ते खुले जो हिंदुस्तान से हजारों मील दूर रोम तक जाते थे। बिल्कुल, ये एक तरह से चेन रिएक्शन की कहानी है। एक छोटा सा तकनीकी बदलाव कैसे पूरे समाज की मतलब आर्थिक और सामाजिक बनावट को ही बदल देता है। सही बात है। और ये कहानी सिर्फ राजा महाराजाओं की नहीं है, ये उन किसानों, कारीगरों और व्यापारियों की है जिन्होंने भारत की आर्थिक नींव रखी। तो चलिए इसी चेन रिएक्शन की पहली कड़ी से शुरू करते हैं। लोहा सुनने में बहुत सामान्य लगता है, लेकिन उस जमाने के लिए ये किसी टेक्नोलॉजी बूम से कम नहीं था। सही बात है। देखिए, लोहे का प्रयोग तो पहले से हो रहा था,
लेकिन करीब 2500 साल पहले इसका इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ा। अच्छा। हाँ, जंगलों को साफ करने के लिए लोहे की कुल्हाड़ियां और खेती के लिए हल में लोहे की फाल यानी प्लाउशेयर का इस्तेमाल होने लगा। और ये एक आप समझिए असली गेम चेंजर था। गेम चेंजर कैसे? मतलब खेती तो पहले भी हो रही थी, है ना? हो तो रही थी बिल्कुल, लेकिन फर्क था जमीन की क्वालिटी का। लोहे की फाल से आप कठोर से कठोर जमीन को भी आसानी से जोत सकते थे। अच्छा। इसका सीधा मतलब था कि अब ज्यादा जमीन पर खेती हो सकती थी और पैदावार भी कई गुना बढ़ गई होगी। बिल्कुल। गांव अब सिर्फ अपने गुजारे के लिए नहीं बल्कि अतिरिक्त अनाज, जिसे एग्रीकल्चरल सरप्लस कहते हैं, वो पैदा कर रहे थे। और यही सरप्लस, यही अतिरिक्त अनाज पूरी कहानी की बुनियाद है। एकदम। जहां सरप्लस होता है वहां विकास के नए रास्ते खुलते हैं। लेकिन सिर्फ अच्छे औजारों से तो काम नहीं चला होगा, पानी भी तो चाहिए। तो यहीं पर सिंचाई या इरिगेशन का रोल आता है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ किसानों की जरूरत नहीं थी। अच्छा, तो फिर किसके? राजाओं की भी। राजाओं की? वो कैसे? देखिए, राजाओं को एक बड़ी सेना रखनी होती थी, किले बनवाने होते थे, महल बनवाने होते थे। उसके लिए पैसा चाहिए। और वो पैसा कहाँ से आता था? किसानों से वसूले गए कर्ज से। तो ये एक तरह का आपसी फायदे का सौदा था। बिल्कुल। राजा चाहते थे कि किसान ज्यादा फसल उगाएं ताकि उन्हें ज्यादा कर मिल सके। और किसान ज्यादा फसल उगाना चाहते थे ताकि वो कर चुकाकर अपने लिए भी कुछ बचा सकें। इसीलिए राजाओं ने नहरें, कुएं और तालाब बनवाने में पैसा लगाया। ये सिर्फ जन कल्याण नहीं था, ये एक तरह का स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट था। एकदम सही शब्द। और जब गांव समृद्ध होने लगे तो वहां का सामाजिक ढांचा भी बदलने लगा। मतलब अब हर कोई सिर्फ किसान नहीं था। नहीं, समाज में अलग अलग भूमिकाएं, अलग अलग वर्ग उभरने लगे। हाँ, और यहीं पर हमें कुछ बहुत दिलचस्प शब्द मिलते हैं जो उस समय के समाज को दर्शाते हैं। दक्षिण भारत के तमिल क्षेत्र की बात करें तो वहां समाज कैसा था? उसे आप एक पिरामिड की तरह समझ सकती हैं। सबसे ऊपर चोटी पर थे वेल्लल। वेलल, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब बड़े जमींदार, उस इलाके के सबसे अमीर, सबसे शक्तिशाली लोग। ओके। बीच में थे उज्वर, जो साधारण किसान थे, हलवाहे थे, अपनी जमीन पर खुद खेती करते थे। और पिरामिड के सबसे निचले हिस्से में? वहां थे कड़ैसियार और अदीमई, यानी भूमिहीन मजदूर और दास। हाँ। जो दूसरों की जमीन पर काम करते थे। और उत्तर भारत में? सुना है वहां व्यवस्था थोड़ी अलग थी। वहां ग्राम भोजक नाम का एक पद था। हाँ, और ये बहुत शक्तिशाली पद था। ये कोई चुनावा मुखिया नहीं होता था। तो फिर? ये पद अक्सर वंशानुगत होता था। मतलब पिता के बाद बेटा ग्राम भोजक बनता था। अच्छा। ये गांव का सबसे बड़ा जमींदार होता था और राजा की तरफ से कर वसूलने का काम भी यही करता था। अरे वाह, मतलब एक ही व्यक्ति के पास जमीन की ताकत, पैसे की ताकत और राजा का समर्थन तीनों थे। बिल्कुल। वो अपने गांव का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। सिर्फ टैक्स कलेक्टर ही नहीं बल्कि कई बार जज और पुलिस का काम भी वही करता था। तो ग्राम भोजक के अलावा और कौन लोग थे? उनके अलावा छोटे और स्वतंत्र किसान भी थे, जिन्हें गृहपति कहा जाता था। ठीक है। और फिर एक बहुत बड़ा वर्ग था दास कर्मकार का, जिनके पास अपनी जमीन नहीं थी और वो दूसरों के खेतों में मजदूरी करते थे। हाँ, और इनके साथ साथ गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई और बुनकर जैसे कारीगर भी थे, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा थे। इसी दौर में साहित्य भी तो रचा जा रहा था। दक्षिण भारत से हमें संगम साहित्य का जिक्र मिलता है। ये नाम ही बड़ा दिलचस्प है। संगम का यहाँ क्या मतलब है? संगम का शाब्दिक अर्थ है सभा या सम्मेलन। अच्छा। ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इन प्राचीनतम तमिल रचनाओं का संकलन मदुरै शहर में कवियों की बड़ी बड़ी सभाओं यानी संगमों में किया गया था। तो ये साहित्य हमें उस समय के समाज की एक झलक देता है। हाँ, लोगों के जीवन, उनकी भावनाओं की एक बहुत अच्छी झलक मिलती है। तो ठीक है, अर्थव्यवस्था बढ़ रही थी, समाज विकसित हो रहा था। ऐसे में लेन देन के लिए किसी माध्यम की जरूरत तो पड़ी ही होगी। बिल्कुल। और यहीं पर सिक्के आते हैं। सिक्के यानी कॉइन्स? जी। इस समय के जो सबसे पुराने सिक्के मिले हैं उन्हें आहत सिक्के या पंच मार्क्ड कॉइन्स कहते हैं। आहत सिक्के, ये नाम क्यों? क्योंकि इन्हें बनाने का तरीका अनोखा था। धातु जैसे कि चांदी या तांबे के चपटे टुकड़ों पर अलग अलग चिन्हों से ठप्पा लगाया जाता था। यानी उन्हें आहत किया जाता था। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि इन पर कुछ लिखा नहीं होता था, सिर्फ चिन्ह बने होते थे, जैसे मछली, पेड़ या हाथी का निशान। हाँ, और जब गांव में इतना अतिरिक्त उत्पादन होने लगा तो उसे बेचने के लिए बाजारों की जरूरत पड़ी। और यहीं से शहरों का विकास शुरू हुआ। एकदम। अब आबादी का एक बड़ा हिस्सा ऐसा था जिसे खेती करने की जरूरत नहीं थी, जैसे कारीगर, व्यापारी, पुजारी। और ये लोग शहरों में बसने लगे। बिल्कुल। इसका एक बेहतरीन उदाहरण मिलता है मथुरा शहर में। हाँ, मथुरा तो 2500 साल से भी ज्यादा समय से एक महत्वपूर्ण शहर रहा है। इसकी वजह क्या थी? इसकी लोकेशन, मतलब वो व्यापार के दो सबसे बड़े रास्तों के ठीक चौराहे पर बसा था। अच्छा। एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर जाता था और दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर। तो ये एक तरह से उस जमाने का ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन था। यहाँ से गुजरने वाले हर कारवां को रुकना ही पड़ता था। सही कहा। और धीरे धीरे ये सिर्फ एक व्यापारी केंद्र नहीं रहा। लगभग 2000 साल पहले ये कुषाणों की दूसरी राजधानी बना। हाँ, यहाँ बेहतरीन मूर्तियां बनती थीं, बड़े बड़े मंदिर थे, बौद्ध मठ और जैन मंदिर भी थे।
ये कला, धर्म और व्यापार का एक जीता जागता केंद्र बन गया था। शहरों की बात हो रही है तो वहां रहने वाले कारीगरों का जिक्र भी जरूरी है। पुरातत्वविदों को एक खास तरह के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। आप उत्तरी काले चमकीले पात्र या NBPW की बात कर रही हैं? हाँ, NBPW। ये नाम थोड़ा टेक्निकल लगता है। ये कोई आम मिट्टी का बर्तन तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस जमाने की फाइन चाइना थी। फाइन चाइना? मिट्टी की? हाँ, सोचिए, ये मिट्टी के बर्तन देखने में एकदम धातु जैसे लगते थे और उन पर शीशे जैसी चमक होती थी। कमाल है। इन्हें बनाना बहुत मुश्किल था और ये बहुत महंगे होते थे। किसी जगह पर NBPW का मिलना इस बात का सबूत है कि वो जगह या तो किसी अमीर व्यक्ति का घर था या फिर एक बड़ा व्यापारिक केंद्र। मतलब ये एक स्टेटस सिंबल था। बिल्कुल। और इन कारीगरों और व्यापारियों ने खुद को संगठित भी करना शुरू कर दिया था। यहाँ एक शब्द आता है, श्रेणी। ये क्या था? श्रेणी का मतलब था कारीगरों या व्यापारियों का अपना संघ। जैसे आज की भाषा में गिल्ड या ट्रेड यूनियन। हाँ, कुछ वैसा ही समझ सकते हैं। लोहारों की अपनी श्रेणी, बुनकरों की अपनी, व्यापारियों की अपनी। लेकिन ये सिर्फ यूनियन नहीं थी, इनका काम बहुत बड़ा था, है ना? बहुत बड़ा। ये श्रेणियां कच्चा माल खरीदने से लेकर लोगों को ट्रेनिंग देने और फिर तैयार माल को बाजार में बेचने तक सब कुछ संभालती थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये श्रेणियां बैंकों की तरह भी काम करती थी। क्या? बैंकों की तरह उस जमाने में? हाँ। ये तो कमाल की बात है। मतलब बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ये बैंकिंग सिस्टम चला रहे थे। बिल्कुल। लोग अपनी बचत इन श्रेणियों में जमा करते थे। श्रेणी उस पैसे को व्यापार में लगाती थी और उससे जो मुनाफा होता था उसका कुछ हिस्सा जमा करने वाले को ब्याज के रूप में लौटा दिया जाता था। ये दिखाता है कि उस समाज में आपसी विश्वास और आर्थिक समझ कितनी विकसित थी। हाँ, ये कोई आदिम अर्थव्यवस्था नहीं थी, ये एक बहुत ही संगठित सिस्टम था। तो अब हमारे पास कुशल कारीगर हैं, उनका बनाया बेहतरीन सामान है और व्यापार को चलाने के लिए संगठन भी हैं। अब बस इन चीजों को दुनिया तक पहुंचाना था और इसके सबूत हमें मिलते हैं पुदुचेरी के पास अरिकामेडु नाम की जगह पर। अरिकामेडु लगभग 2000 साल पहले एक बहुत बड़ा बंदरगाह, एक पत्तन था। यहाँ की खुदाई में जो चीजें मिली हैं वे भारत और रोमन साम्राज्य के बीच एक जीवंत व्यापार की कहानी कहती हैं। जैसे कि वहाँ एम्फोरा नाम के जार मिले हैं। हाँ, वो भूमध्य सागरीय इलाके के खास लंबे जार थे जिनमें शराब या तेल जैसी चीजें लाई जाती थी। इसके अलावा एरेटाइन वेयर नाम के इटली में बने बर्तन भी मिले हैं। बिल्कुल, मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन, रोमन लैम्प्स, शीशे के बर्तन, कीमती रत्न, ये सब सबूत है कि अरिकामेडु एक इंटरनेशनल ट्रेड हब था। और भारत से रोम क्या जा रहा था? दक्षिण भारत अपने मसालों, खासकर काली मिर्च के लिए मशहूर था। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की मांग इतनी ज्यादा थी कि उसे काला सोना कहते थे। काला सोना? हाँ, आज हमें ये सुनकर अजीब लगता है कि जिस काली मिर्च को हम रोज इस्तेमाल करते हैं उसके लिए रोमन अमीर लोग मुंह मांगी कीमत देने को तैयार थे। वो समय का सबसे बड़ा लग्जरी आइटम था। बिल्कुल। और जब व्यापार इतना फायदेमंद हो तो उस पर कब्जा करने की होड़ भी शुरू हो जाती है। हाँ, इसीलिए समुद्री तटों पर बसे राज्य बहुत शक्तिशाली हो गए। जैसे दक्षिण भारत में चोल, चेर और पांड्या। बिल्कुल, इन तीनों को मिलाकर मूवेंदार कहा जाता था, जिसका मतलब है तीन मुखिया। इनके बाद पश्चिम भारत में सातवाहन शासक शक्तिशाली हुए। हाँ, जो खुद को दक्षिणापथ के स्वामी कहते थे, यानी दक्षिण की ओर जाने वाले रास्ते के मालिक। और जमीनी व्यापार का सबसे बड़ा रास्ता था रेशम मार्ग, द सिल्क रूट। जी, रेशम बनाने की तकनीक चीन में इजाद हुई थी और हजारों साल तक उन्होंने इसे एक राज बनाकर रखा। जिस रास्ते से चीनी व्यापारी इस कीमती रेशम को दुनिया के दूसरे हिस्सों तक ले जाते थे वही रेशम मार्ग कहलाया। और इस रास्ते पर नियंत्रण रखना किसी सोने की खान पर कब्जा करने जैसा था। हाँ, जो भी शासक इस पर नियंत्रण रखता वो यहाँ से गुजरने वाले व्यापारियों से कर, शुल्क और तोहफे वसूल कर मालामाल हो जाता था। और इस मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध थे कुषाण। बिल्कुल, लगभग 2000 साल पहले इन्होंने मध्य एशिया और पश्चिमोत्तर भारत पर राज किया। पेशावर और मथुरा इनके दो सबसे बड़े शक्ति के केंद्र थे। तो कुषाण साम्राज्य का नियंत्रण सिल्क रूट पर वैसा ही था जैसे आज किसी देश का स्वेज नहर पर होता है। बहुत अच्छा उदाहरण है। वो रेशम बनाते नहीं थे, लेकिन उस व्यापार को सुरक्षा देकर और उस पर टैक्स लगाकर वे बेहद अमीर और शक्तिशाली बन गए। तो देखिए, कहानी कहाँ से शुरू हुई थी? लोहे के एक छोटे से फाल से। उससे खेती बढ़ी, गांव में समृद्धि आई, जिससे शहरों को बसने का मौका मिला। कारीगरों ने बेहतरीन चीजें बनाई, व्यापारियों ने संगठन बनाए, और फिर इन चीजों ने जमीन और समंदर के रास्ते दुनिया भर का सफर तय किया, जिसने बड़े बड़े साम्राज्यों को जन्म दिया। ये पूरी तरह से एक दूसरे से जुड़ी हुई कहानी है। एक विकास दूसरे विकास को जन्म देता है और इसी तरह सभ्यताएं आगे बढ़ती हैं। हमारे पास कक्षा 6 की इतिहास की किताब का एक अध्याय है जो हमें आज से लगभग 1400 से 1700 साल पहले के भारत में ले जाएगा। एक ऐसा दौर जहां कुछ नए साम्राज्य और राज्य बन रहे थे। जी, और ये बहुत ही एक डायनामिक दौर था। मौर्य साम्राज्य के बाद जो एक खालीपन आया था उसे भरने के लिए नई शक्तियां उभर रही थीं। गुप्त वंश, हर्षवर्धन। सही।
और हमारे स्रोत हमें समुद्रगुप्त और हर्षवर्धन जैसे शक्तिशाली शासकों की कहानियां बताते हैं, उनकी जीत, उनके शासन करने के तरीके, और यहाँ तक कि शाही महलों से दूर आम लोगों की जिंदगी की भी कुछ झलकियां मिलती हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस सामग्री की जरा गहराई से पड़ताल करते हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि ये विशाल साम्राज्य बने कैसे, इन शासकों की कामयाबी के पीछे की स्ट्रैटेजी क्या थी और दरबार की चकाचौंध के पीछे का सच क्या था। ठीक है, तो शुरू करते हैं एक बहुत बड़े नाम से, समुद्रगुप्त। स्रोतों में उनके बारे में जानने का एक खास जरिया है प्रशस्ति। ये सुनने में थोड़ा फॉर्मल शब्द लगता है, असल में ये है क्या? प्रशस्ति का सीधा मतलब है प्रशंसा। आप इसे उस जमाने का एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज या एक ग्लोइंग बायोग्राफी समझ सकती हैं। ये दरबारी कवियों द्वारा अपने राजाओं की तारीफ में लिखी जाती थी। अच्छा। तो इसमें राजा को एक सुपर हीरो की तरह दिखाया जाता था। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति उनके दरबारी कवि हरीश्रेण ने संस्कृत में लिखी थी, इसलिए हमें इसे थोड़ी क्रिटिकल आई से पढ़ना होता है। मतलब ये इतिहास है, लेकिन राजा की पीआर टीम द्वारा लिखा गया इतिहास। हाँ, ये एक बढ़िया तरीका इसे समझने का। तो ये सिर्फ तारीफ नहीं थी, इसमें उनकी नीतियों का भी जिक्र है। और यहीं पर बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। उनकी नीतियां हर इलाके के लिए अलग अलग थीं। स्रोत में एक नक्शे का जिक्र है जिसमें 4 अलग अलग रंग के इलाके हैं। ये कोई वन साइज फिट्स ऑल पॉलिसी जैसा नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। और यही समुद्रगुप्त की राजनीतिक समझ का सबसे बड़ा सबूत है। वो जानते थे कि इतने बड़े उपमहाद्वीप पर एक ही डंडे से राज नहीं किया जा सकता। ये उनकी एक, कह सकते हैं, मास्टर क्लास थी एंशिएंट स्टेट क्राफ्ट में। तो ये मास्टर क्लास कैसी थी? ये 4 रंग क्या बताते हैं? देखिए, पहला था हरा रंग वाला आर्यावर्त का इलाका, यानी गंगा यमुना का मैदान। ये उनका कोर एरिया था। यहाँ के 9 शासकों को उन्होंने जड़ से उखाड़ फेंका और उनके राज्यों को सीधे अपने साम्राज्य में मिला लिया। यहाँ फुल कंट्रोल था। ठीक है, अपने घर में सीधा शासन। और फिर दक्षिण की तरफ लाल बिंदु थे दक्षिणापथ के शासक। उनके साथ क्या किया? उन्हें भी मिला लिया? नहीं, और यही तो समझदारी थी। उन्होंने दक्षिण के 12 शासकों को हराया, लेकिन जब उन शासकों ने हार मान ली तो समुद्रगुप्त ने उन्हें उनका राज्य वापस लौटा दिया। अच्छा। और उन्हें अपने अधीन शासन करने दिया। वो जानते थे कि पाटलिपुत्र में बैठकर सुदूर दक्षिण पर सीधा नियंत्रण रखना एक लॉजिस्टिकल नाइटमेयर होता। तो उन्होंने उन्हें वैसल स्टेट्स बना लिया। आप राज करो, बस हमारी सत्ता स्वीकार करो और ट्रिब्यूट भेजते रहो। ये तो प्रभाव बढ़ाने जैसा हुआ, कब्जा करने जैसा नहीं। बहुत चालाकी भरा कदम। और फिर बैंगनी और नीले रंग वाले इलाके। बैंगनी रंग वाले पड़ोसी राज्य थे, जैसे असम, बंगाल, नेपाल। ये एक तरह से बफर जोन थे। ये उपहार लाते थे, उनके आदेश मानते थे, लेकिन अपने आंतरिक मामलों में आजाद थे। और नीले रंग वाले वो थे बाहरी इलाके, जैसे कुषाण, शक और श्रीलंका के शासक। उन्होंने भी समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और डिप्लोमेटिक रिश्ते बनाए, जैसे अपनी बेटियों का विवाह उनसे करवाया। तो आप देखिए, डायरेक्ट कंट्रोल, वसल स्टेट्स, बफर जोन्स और डिप्लोमेटिक अलायंसेस, चारों रणनीतियां एक साथ। कमाल है, ये सिर्फ तलवार का जोर नहीं, दिमाग का भी खेल था। लेकिन वो अपनी इमेज को लेकर भी बहुत सजग थे, है ना? स्रोत में कुछ सिक्कों का जिक्र है जो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताते हैं। बिल्कुल, कुछ सिक्कों पर उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। सोचिए, एक शासक जो 100 युद्धों का विजेता कहलाता है, वो अपनी छवि एक संगीतकार के रूप में भी बना रहा है। ये एक बहुत पावरफुल मैसेज था। ये दिखाता है कि वो सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि कला और संस्कृति के संरक्षक भी हैं। अपनी पब्लिक इमेज को और भी महान बनाने का तरीका। तो ये प्रशस्तियां हमें राजाओं के परिवार, मतलब उनकी वंशावलियों के बारे में भी बताती हैं। अपने परदादा, दादा का नाम लिखवाने का क्या मतलब था? ये सिर्फ फैमिली ट्री बताने के लिए था? नहीं, इसका एक बहुत गहरा राजनीतिक मकसद था। ये लेजिटिमेसी यानी वैधता स्थापित करने का तरीका था। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में उनके परदादा से लेकर पिता तक का जिक्र है। ये कहने का तरीका था कि हम कोई कल के आए हुए लोग नहीं हैं, हम एक महान वंश से आते हैं। हाँ, और उनके पिता चंद्रगुप्त ने महाराजाधिराज की उपाधि ली थी, मतलब राजाओं का राजा। उनके दादा परदादा शायद छोटे शासक थे, लेकिन उनके पिता ने एम्बिशंस को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया। एग्जैक्टली। और चंद्रगुप्त का लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह भी कोई साधारण घटना नहीं थी। लिच्छवी एक बहुत पुराना और प्रतिष्ठित गण संघ था। इस विवाह ने गुप्तों को राजनीतिक और सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाई। एक स्ट्रेटेजिक अलायंस था ये। और ये सिलसिला उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ भी जारी रहा। उन्होंने तो विक्रमादित्य की उपाधि भी ली। हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय ने साम्राज्य को और बढ़ाया। उनका सबसे बड़ा कारनामा था पश्चिम भारत में शकों को हराना, जो वहां सदियों से जमे हुए थे। इस जीत ने गुप्त साम्राज्य को पश्चिमी तट के बंदरगाहों तक पहुंच दी, जिससे व्यापार और बढ़ा। तो गुप्त साम्राज्य ने एक तरह से पूरे उत्तर भारत में एक नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया। लेकिन साम्राज्य हमेशा नहीं रहते। जब गुप्तों का प्रभाव कम हुआ तो उत्तर भारत में उस पावर वैक्यूम को किसने भरा? ये हमें हमारे अगले बड़े किरदार हर्षवर्धन तक ले आता है। बहुत सही ट्रांजिशन है। हर्षवर्धन ने लगभग 1400 साल पहले, यानी गुप्तों के करीब 150-200 साल बाद, उत्तर भारत को फिर से एक करने की कोशिश की। और उनके बारे में जानने के लिए हमारे पास सिर्फ प्रशस्ति नहीं, बल्कि 2 बहुत ही कमाल के स्रोत हैं।
एक है इनसाइडर व्यू और दूसरा आउटसाइडर व्यू। इनसाइडर और आउटसाइडर व्यू, ये दिलचस्प है। हाँ, इनसाइडर व्यू है उनके दरबारी कवि बाण भट्ट की लिखी जीवनी हर्षचरित। जी। ये संस्कृत गद्य का एक शानदार नमूना है जिसमें हर्ष के राजा बनने की पूरी नाटकीय कहानी है। और आउटसाइडर व्यू आता है चीनी बौद्ध तीर्थयात्री श्वेनसांग से। विनसांग। जी, वो ज्ञान की खोज में भारत आए थे और काफी समय हर्ष के दरबार में रहे। उनका यात्रा वृत्तांत हमें उस समय के समाज और राजनीति पर एक अनबायस्ड पर्सपेक्टिव देता है जो दरबारी कवियों की तारीफों से अलग है। तो हर्ष की कहानी क्या थी? क्या उन्हें सिंहासन विरासत में मिला था? बिल्कुल नहीं, उनकी कहानी बहुत उतार चढ़ाव वाली है। वो अपने पिता के बड़े बेटे नहीं थे। उनके पिता और बड़े भाई दोनों की मृत्यु हो गई। उनके बहनोई जो कन्नौज के राजा थे, उनकी बंगाल के शासक ने हत्या कर दी। तब जाकर हर्ष ने थानेसर की गद्दी संभाली और कन्नौज को आजाद कराया। बाद में उन्होंने कन्नौज को ही अपनी राजधानी बना लिया। तो उन्होंने पूर्व में बंगाल तक अपना साम्राज्य फैलाया, लेकिन उनकी सीमा कहाँ जाकर रुकी? वो पूर्व में तो सफल रहे, लेकिन जब उन्होंने दक्कन की तरफ बढ़ने की कोशिश की तो एक चट्टान से टकरा गए। नर्मदा नदी के तट पर चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। ये उस दौर की एक डिफाइनिंग मोमेंट थी। उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राजा दक्षिण के एक ताकतवर राजा से हार गया। तो ये पुलकेशिन द्वितीय कौन थे जिन्होंने हर्ष को रोक दिया? ये हमें दक्षिण के शक्तिशाली राज्यों की दुनिया में ले जाता है। उस दौर में दक्षिण में दो बड़ी शक्तियां थीं, पल्लव और चालुक्य। दोनों के बीच जबरदस्त दुश्मनी थी। पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम और चालुक्यों की राजधानी थी ऐहोल। ये दोनों राजवंश एक दूसरे की राजधानियों पर हमला करते रहते थे। और पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में भी एक प्रशस्ति है ना? हाँ, उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति ने ऐहोल में एक प्रशस्ति लिखी है। इसमें उनकी विजयों का जिक्र है और सबसे मजेदार हिस्सा हर्षवर्धन की हार का है। रवि कीर्ति बड़े काव्यात्मक और मजाकिया अंदाज में लिखते हैं कि इस हार के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। मतलब खुश नहीं रहा? ये तो दरबारी कवियों का कमाल है। बिल्कुल, वो अपने राजा को बड़ा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। तो हमने इन महान राजाओं और उनकी लड़ाइयों की बात की, लेकिन ये बड़े बड़े राज्य रोजमर्रा के स्तर पर चलते कैसे थे? एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता था? बिल्कुल, जमीन का टैक्स यानी भू राजस्व अब भी आय का सबसे बड़ा स्रोत था और गांव प्रशासन की सबसे छोटी इकाई। लेकिन इस दौर में कुछ नए ट्रेंड्स भी सामने आए जो आगे चलकर भारतीय समाज को बहुत प्रभावित करने वाले थे। जैसे कि कुछ पद वंशानुगत हो गए थे, मतलब पिता के बाद बेटा। हाँ, और ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। कई जरूरी प्रशासनिक पद हेरिडिटरी हो गए। जैसे हरिशेन जो समुद्रगुप्त के महादंड नायक थे, उनके पिता भी उसी पद पर थे। इससे अनुभव तो मिलता था, लेकिन सत्ता कुछ परिवारों के हाथ में सिमटने लगती थी। रुकिए, एक ही व्यक्ति के पास कई पद भी होते थे। हरिशेन के पास तो 3-3 पद थे। क्या ये सत्ता के केंद्रीकरण और शायद भ्रष्टाचार का रास्ता नहीं खोलता? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। एक ही व्यक्ति जब मुख्य न्यायिक अधिकारी, एक जरूरी मंत्री और युद्ध शांति का मंत्री भी होगा तो वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। ये एफिशिएंसी के लिए किया गया होगा, लेकिन इसने कुछ लोगों और परिवारों को बेहद ताकतवर बना दिया। और सेना के बारे में क्या? स्रोत में एक नई व्यवस्था का जिक्र है, सामंत। ये क्या चीज थी? ये इस युग का सबसे महत्वपूर्ण डेवलपमेंट था। राजा एक स्थायी सेना तो रखते थे, लेकिन वो सामंत कहे जाने वाले मिलिट्री लीडर्स पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गए थे। तो क्या ये सामंत राजा के सैलरीड ऑफिसर्स थे? नहीं, यही तो पेच है। उन्हें रेगुलर सैलरी नहीं मिलती थी। इसके बदले उन्हें जमीन का एक टुकड़ा दे दिया जाता था। वो उस जमीन से टैक्स वसूलते थे और उसी पैसे से अपनी सेना का खर्च चलाते थे। और जब भी राजा को जरूरत पड़ती, ये सामंत अपनी सेना लेकर हाजिर हो जाते थे। एक मिनट, तो राजा की सैन्य शक्ति इन सामंतों पर निर्भर थी? ये तो बहुत रिस्की लगता है। क्या चीज एक ताकतवर सामंत को ये सोचने से रोकती थी कि मेरे पास सेना है, टैक्स मैं वसूलता हूँ, मुझे इस राजा की क्या जरूरत है? आप इस पूरी व्यवस्था की सबसे बड़ी कमजोरी तक पहुंच गए हैं, और असल में यही बार बार होता था। ये सिस्टम एक डबल एज सॉर्ड था। एक तरफ ये एक विशाल साम्राज्य को चलाने का एक चालाक तरीका था, लेकिन दूसरी तरफ आप अपने ही राज्य में शक्तिशाली रीजनल लॉर्ड्स तैयार कर रहे थे। अच्छा। जैसे ही केंद्रीय शासक कमजोर पड़ता, ये सामंत आजाद होने की कोशिश करते थे। भारत में आगे चलकर जो सैकड़ों छोटे छोटे राज्य बने, उनकी जड़ें इसी सामंती व्यवस्था में थी। दक्षिण के राज्यों की सभाओं का भी जिक्र है, जैसे सभा और नगरम। ये थोड़ा अलग लगता है। हाँ, ये एक दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट है। पल्लवों के अभिलेखों में स्थानीय सभाओं का जिक्र मिलता है। सभा ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन था जो सिंचाई, खेती, सड़क जैसे स्थानीय मामलों को देखती थी, और नगरम व्यापारियों का संगठन था। ये दिखाता है कि सेंट्रल पावर के साथ साथ लोकल सेल्फ गवर्नेंस की एक मजबूत परंपरा भी थी। हमने राजाओं, सेनापतियों और प्रशासन के बारे में बहुत बात कर ली। अब थोड़ा शाही दरबार की दीवारों के बाहर झांकते हैं। आम लोगों का क्या? उनकी जिंदगी कैसी थी? उनके बारे में सीधे तौर पर जानना मुश्किल है, क्योंकि ज्यादातर स्रोत राजाओं के नजरिए से लिखे गए हैं।
लेकिन कालिदास जैसे नाटककारों की रचनाओं और विदेशी यात्रियों के विवरणों से हमें कुछ बहुत जरूरी सुराग मिलते हैं। जैसे कालिदास के नाटकों से क्या पता चलता है? कालिदास के नाटकों जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम में एक बहुत दिलचस्प बात है। राजा और दूसरे ऊंचे वर्ण के पुरुष पात्र संस्कृत बोलते हैं, जबकि बाकी सभी लोग, यहाँ तक कि महिलाएं भी प्राकृत भाषा बोलती हैं। तो भाषा भी एक स्टेटस सिंबल थी। ये समाज में गहरे विभाजन को दिखाता है। बिल्कुल। संस्कृत एलीट और विद्वानों की भाषा थी और प्राकृत आम लोगों की। और चीनी यात्री फाशियन ने तो समाज की एक बहुत ही भयावह तस्वीर पेश की है। हाँ, फाशियन का विवरण हमें उस चकाचौंध के पीछे की कठोर सच्चाई दिखाता है। उन्होंने अछूत माने जाने वाले लोगों की दुर्दशा का जिक्र किया है। उन्हें शहर से बाहर रहने पर मजबूर किया जाता था, और जब वो शहर में आते थे तो उन्हें लकड़ी के एक टुकड़े से आवाज करनी पड़ती थी ताकि दूसरे लोग उनके स्पर्श से बच सकें। ये सुनना भी भयानक है। एक तरफ कालिदास की कविता और कला है, और दूसरी तरफ इतनी कठोर और अमानवीय व्यवस्था। ये कितना बड़ा विरोधाभास है। यही इस युग की सच्चाई है। और यह विरोधाभास हमें एक और जगह दिखता है, जब राजा की सेना कहीं से गुजरती थी। बाणभट्ट ने हर्षचरित में इसका बड़ा जीवंत वर्णन किया है। ये कोई ग्लोरियस परेड नहीं होती थी। तो आम गांव वालों के लिए इसका क्या मतलब था? उनके लिए ये एक आपदा की तरह था। सेना अपने साथ हजारों जानवर, गाड़ियां और भारी भरकम सामान लेकर चलती थी। रास्ते में पड़ने वाले गांवों को राजा और सैनिकों के लिए दही, गुड़, फूल और जानवरों के लिए चारा देना पड़ता था। बाणभट्ट लिखते हैं कि सेना के हाथी अक्सर गांव वालों की झोपड़ियों को कुचल देते थे, और चारों तरफ धूल का ऐसा गुबार उठता था कि दिन में अंधेरा छा जाता था। बाप रे। एक आम किसान के लिए राजा की सेना का गुजरना किसी तूफान के आने जैसा था। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे समुद्रगुप्त और हर्षवर्धन जैसे शासकों ने बड़ी स्ट्रेटेजिक सोच के साथ विशाल साम्राज्य बनाए। उनके पास जटिल प्रशासन था, बड़ी सेनाएं थीं, लेकिन उस व्यवस्था की अपनी कमजोरियां भी थीं, जैसे वंशानुगत पद और शक्तिशाली सामंत। अध्याय इमारतें, चित्र तथा किताबें। जी। यह अध्याय हमें उस दौर में ले जाता है जब भारत में कला और विज्ञान दोनों ही अपनी ऊंचाई पर थे। तो आज हम इसी सोर्स के जरिए हजारों साल पहले के भारत की एक झलक देखने की कोशिश करेंगे। मतलब उस दौर के लोग क्या सोचते थे, क्या बनाते थे और क्या लिखते थे। हम उनकी इंजीनियरिंग, उनकी कला और उनके ज्ञान की दुनिया में उतरेंगे। बिल्कुल। और इसे शुरू करने के लिए मेरे पास एक कमाल की पहेली है। अच्छा। सोचिए, दिल्ली में एक ऐसा लोहे का खंभा है जो लगभग 1500 साल से खुले आसमान के नीचे खड़ा है। बारिश, धूप सब झेल रहा है, पर आज तक उस पर जंग का एक निशान भी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? ये सवाल आज भी बड़े बड़े वैज्ञानिकों को हैरान करता है। कहाँ ये लौह स्तंभ दिल्ली में कुतुब मीनार के पास है। कोई 7.2 मीटर ऊंचा और वजन में 3 टन से भी ज्यादा। 3 टन? जी। और जैसा आपने कहा, 1550 साल में जंग न लगना कोई मामूली बात नहीं है। ये उस दौर के भारतीय शिल्पकारों के हुनर का एक लाजवाब सबूत है। तो क्या ये कोई जादू है या इसके पीछे कोई विज्ञान है? आज हम जो स्टील बनाते हैं वो भी कुछ सालों में जंग खा जाता है। ये जादू नहीं है, ये उस समय के धातु विज्ञान यानी मेटलर्जी का कमाल है। मेटलर्जी। हाँ, इस पर चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है, जिन्हें इतिहासकार गुप्त वंश से जोड़ते हैं। अच्छा। आधुनिक जांच से पता चला है कि इसे बनाते वक्त लोहे में फास्फोरस की मात्रा थोड़ी ज्यादा रखी गई थी। फास्फोरस? जी। इसी फास्फोरस ने समय के साथ लोहे की सतह पर एक बहुत ही पतली, अदृश्य और मजबूत सुरक्षा परत बना दी। एक परत? हाँ, जिसे पैसिव प्रोटेक्टिव फिल्म कहते हैं। और यही परत इसे 1550 साल से पानी और हवा के असर से बचा रही है। सोचिए, ये तकनीक उन्होंने तब विकसित कर ली थी। कमाल है। मतलब बिना किसी मॉडर्न लैब के उन्होंने एक ऐसा फॉर्मूला खोज निकाला जो आज भी एक मिसाल है। ये तो हुई धातु की बात, पर उस दौर में पत्थर और ईंटों का काम कैसा था? बिल्कुल नहीं। पत्थर और ईंटों की वास्तुकला में भी वो उतने ही माहिर थे। इसका एक बड़ा उदाहरण है स्तूप। स्तूप? इसका मतलब क्या होता है? स्तूप का सीधा सा मतलब है टीला। ये बौद्ध धर्म से जुड़े स्मारक होते थे। इनकी बनावट गोल या कभी कभी लंबी होती थी, और इनके अंदर एक बहुत ही खास चीज रखी जाती थी। क्या चीज? हर स्तूप के केंद्र में एक छोटा सा डब्बा रखा जाता था। उसे कहते हैं धातु मंजूषा। धातु मंजूषा? जी। इस डिब्बे में भगवान बुद्ध या उनके किसी बड़े अनुयायी के शारीरिक अवशेष जैसे दांत, हड्डी या उनकी राख रखी जाती थी। अच्छा, मतलब ये स्तूप का सबसे पवित्र हिस्सा होता था। बिल्कुल। इसी मंजूषा के ऊपर मिट्टी और फिर बाद में ईंटों या पत्थरों का टीला खड़ा कर दिया जाता था, जैसे मध्य प्रदेश का सांची का स्तूप। हाँ, सांची का स्तूप तो बहुत प्रसिद्ध है। तो ये सिर्फ एक टीला होता था या इसके आसपास भी कुछ और बना होता था? नहीं, इसके आसपास भी खास बनावट होती थी। स्तूप के चारों तरफ परिक्रमा करने के लिए एक गोलाकार रास्ता बनाया जाता था। अच्छा, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। बिल्कुल। भक्त इस पर घड़ी की सुई की दिशा में यानी दक्षिणावर्त घूमकर अपनी श्रद्धा प्रकट करते थे। और इस रास्ते के चारों ओर एक रेलिंग जैसी दीवार होती थी, जिसे वेदिका कहते हैं। और मैंने सुना है कि इनके दरवाजे बहुत खूबसूरत होते थे। हाँ, स्तूप में घुसने के लिए जो बड़े और सजे धजे दरवाजे बनाए जाते थे उन्हें तोरण कहते थे। सांची के तोरण तो विश्व प्रसिद्ध हैं। उन पर बहुत बारीक कारीगरी होती है ना? जी।
उन पर इतनी बारीक मूर्तियां बनी हैं कि वो उस दौर की कहानियों की एक खुली किताब जैसी लगती हैं। स्तूप तो बौद्ध धर्म से जुड़े थे, पर क्या इसी समय में हिंदू मंदिरों का भी विकास हो रहा था? हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। इसी दौर में शुरुआती हिंदू मंदिरों का निर्माण भी शुरू हुआ और उनकी बनावट स्तूपों से काफी अलग थी। कैसे? मंदिर का जो सबसे जरूरी और पवित्र हिस्सा होता था वो था गर्भगृह। गर्भगृह, ये वो जगह हुई जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति रखी जाती थी? हाँ बिल्कुल, ये एक छोटा अक्सर चौकोर कमरा होता था। सिर्फ पुजारी ही इस कमरे में जाकर पूजा पाठ करते थे। और मंदिरों के ऊपर वो जो ऊंची सी चोटी होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे शिखर कहते हैं। गर्भगृह के ठीक ऊपर एक ऊंचा टावर जैसा ढांचा बनाया जाता था। यही शिखर मंदिर को उसकी पहचान देता है। अच्छा, और गर्भगृह के सामने भी तो एक हॉल जैसी जगह होती है? हाँ, उसे मंडप कहते थे। ये वो जगह थी जहां आम लोग, भक्तगण इकट्ठा हो सकते थे, भजन कीर्तन कर सकते थे। उस दौर के कोई मंदिर जो आज भी मौजूद हो? हाँ बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में भीतर गांव का एक मंदिर है जो लगभग 1500 साल पुराना है। लेकिन जो सबसे हैरान करने वाली चीज है वो है महाबलीपुरम के एकाश्मिक मंदिर। एक मिनट, एकाश्मिक, इसका मतलब क्या हुआ? जैसा नाम से लग रहा है, एक अश्म यानी एक पत्थर। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इन मंदिरों को अलग अलग ईंटों या पत्थरों को जोड़कर नहीं बनाया गया, तो फिर? बल्कि एक पूरी की पूरी विशाल चट्टान या पहाड़ी को ऊपर से नीचे की तरफ तराशकर एक मंदिर का रूप दे दिया गया। क्या कह रहे हैं? ये तो सुनने में ही नामुमकिन लगता है। मतलब उन्होंने पूरी की पूरी पहाड़ी को ही एक मंदिर में बदल दिया? जी। इसमें तो गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं होती होगी। एक बार कुछ गलत कट गया तो बस पूरी मेहनत बेकार। यही तो उनकी इंजीनियरिंग का कमाल है। सोचिए, कारीगरों को ऊपर से काम शुरू करना पड़ता था और धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ना होता था। उनके दिमाग में पूरे मंदिर का नक्शा पहले से तैयार होता होगा। अद्भुत। मतलब सिर्फ पत्थर तराशने में ही नहीं, रंगों का इस्तेमाल करने में भी वो लोग माहिर थे। और इसका सबसे बड़ा सबूत तो शायद महाराष्ट्र की अजंता की गुफाओं में मिलता है ना? बिल्कुल, अजंता की गुफाएं तो कला का एक खजाना है। ये गुफाएं सैकड़ों सालों के दौरान पहाड़ों को काट कर बनाई और सजाई गईं। ज्यादातर गुफाएं बौद्ध भिक्षुओं के रहने और ध्यान करने के लिए थीं, जिन्हें विहार कहते हैं। लेकिन गुफाओं के अंदर तो घना अंधेरा होता है। दीवारों और छतों पर इतने सुंदर और बारीक चित्र बनाए कैसे गए होंगे? यही तो सबसे हैरान करने वाली बात है। जाहिर है कि ये चित्र मशालों की टिमटिमाती रोशनी में बनाए गए होंगे। मशालों की रोशनी में? हाँ, अब जरा उस कलाकार की कल्पना कीजिए जो एक हिलती डुलती रोशनी में एक चट्टान की दीवार पर ऐसे चित्र बना रहा है जो आज भी जिंदा लगते हैं। और वो रंग 1500 साल बाद भी वो रंग इतने चमकीले और ताजे कैसे लगते हैं? इसका राज छिपा है उन चीजों में जिनसे ये रंग बने थे। ये सभी रंग पौधों और खनिजों से तैयार किए जाते थे। अच्छा, मतलब नेचुरल कलर्स थे? जी, जैसे लाल रंग के लिए गेरू पत्थर, सफेद के लिए चूना, काले के लिए काजल। क्योंकि ये प्राकृतिक थे, इसलिए समय का इन पर ज्यादा असर नहीं हुआ। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि जिन महान कलाकारों ने ये शाहकार बनाए, उनका नाम इतिहास में कहीं दर्ज नहीं है। वाकई कला अमर रह गई और कलाकार गुमनाम। चलिए अब इमारतों और चित्रों से आगे बढ़कर किताबों की दुनिया में चलते हैं। उस दौर में महान कहानियां भी तो लिखी जा रही थी। हाँ, ये भी एक बहुत ही समृद्ध दुनिया थी। जैसे लगभग 1800 साल पहले इलांगो नाम के एक कवि ने तमिल भाषा का एक मशहूर महाकाव्य लिखा, सिलपतिकारम। इसकी कहानी क्या है? ये किस बारे में है? इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है जो पोहार शहर में रहता है। वो अपनी पत्नी कन्नगी को भूलकर माधवी नाम की एक नर्तकी से प्रेम करने लगता है। अच्छा। कहानी में मोड़ तब आता है जब वो कंगाल होकर अपनी पत्नी के साथ मदुरै शहर जाता है। वहां उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगता है और राजा उसे फांसी की सजा दे देता है, बिना सोचे समझे। हाँ, और उसकी पत्नी कन्नगी, जो अब तक चुप थी, इस अन्याय पर क्रोध से भर जाती है और उसका गुस्सा पूरे मदुरै शहर के विनाश का कारण बनता है। ये तो बहुत दिलचस्प है। क्या और भी ऐसे महाकाव्य लिखे गए? हाँ, इसके करीब 400 साल बाद सत्यनार नाम के एक कवि ने एक और तमिल महाकाव्य लिखा, मणिमेकलई। इसमें कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी है। और संस्कृत साहित्य का क्या? वहां भी तो महान रचनाएं हो रही थीं। बिल्कुल, संस्कृत में कालिदास जैसे महान कवि हुए। उनकी रचना मेघदूत तो कल्पना की एक शानदार उड़ान है। हाँ, मैंने उसके बारे में सुना है। सोचिए, एक प्रेमी है जिसे उसकी प्रेमिका से दूर कर दिया गया है और वो अपना संदेश उस तक पहुंचाने के लिए किसी इंसान या पक्षी को नहीं बल्कि आसमान में तैरते एक बादल को अपना दूत बनाता है। ये तो बहुत काव्यात्मक है। जी, इसी दौर में पुराण और महाभारत रामायण जैसे ग्रंथ भी लिखे गए। पुराण का मतलब क्या है? पुराण का मतलब ही होता है प्राचीन। इनमें विष्णु, शिव, दुर्गा जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। इनकी भाषा बहुत सरल संस्कृत रखी गई थी ताकि हर कोई इन्हें सुन और समझ सके। और महाभारत और रामायण, ये दोनों भारत के सबसे बड़े संस्कृत महाकाव्य हैं। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच हुए युद्ध की कहानी है और रामायण राजकुमार राम की कहानी। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये हमारे समाज के ताने बाने का हिस्सा बन चुकी है ना? बिल्कुल, आज भी इन पर नाटक होते हैं, नृत्य होते हैं और ये हमें सही गलत के बारे में सिखाती हैं। कला, साहित्य, ये तो जाहिर है। लेकिन क्या उस दौर में विज्ञान और गणित पर भी काम हो रहा था? क्योंकि अक्सर हम प्राचीन भारत को सिर्फ कला और धर्म से जोड़कर देखते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है।
उस दौर में भारत विज्ञान और गणित के क्षेत्र में भी दुनिया को रास्ता दिखा रहा था। अच्छा। इसी समय में आर्यभट्ट जैसे महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री हुए। उन्होंने संस्कृत में एक किताब लिखी, आर्यभट्टियम। इसमें उन्होंने क्या खास लिखा था? इसमें उन्होंने वो बातें लिखी जो उस समय के लिए किसी क्रांति से कम नहीं थी। उन्होंने बताया कि दिन और रात सूरज के घूमने से नहीं, बल्कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने से होते हैं। ये बात उन्होंने उस जमाने में कह दी थी जब सब मानते थे कि सूरज पृथ्वी का चक्कर लगाता है। जी, और उन्होंने ग्रहण के बारे में भी वैज्ञानिक कारण बताया। उन्होंने कहा कि ये राहु केतु की वजह से नहीं, बल्कि पृथ्वी और चांद की परछाई एक दूसरे पर पड़ने से होता है। अद्भुत। और शून्य यानी 0, उसका आविष्कार भी तो यही हुआ। बिल्कुल। अंक तो पहले से इस्तेमाल हो रहे थे, पर शून्य के लिए एक खास चिन्ह का आविष्कार भारत के गणितज्ञों ने ही किया। ये एक छोटा सा दिखने वाला आविष्कार था, लेकिन इसने गणित की पूरी दुनिया बदल दी। इसके बिना तो आज की दुनिया की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बिल्कुल। ये पद्धति पहले अरब देशों में पहुंची और वहां से पूरे यूरोप में फैल गई। आयुर्वेद में भी चरक और सुश्रुत जैसे महान चिकित्सक हुए हैं। उनकी किताबें आज भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि प्राचीन भारत सिर्फ भव्य मंदिरों और सुंदर कलाकृतियों का ही देश नहीं था। नहीं, वहाँ साहित्य की गहरी धारा बह रही थी और साथ ही विज्ञान और तर्क की एक मजबूत नींव भी रखी जा रही थी। जंग न लगने वाले लोहे के खंभे से लेकर पृथ्वी के घूमने का सिद्धांत बताने वाले आर्यभट्ट तक ये एक असाधारण रूप से उन्नत दौड़ था। बिल्कुल सही। हमने इन महान इमारतों, लाजवाब चित्रों और कालजयी किताबों की बात की, पर एक सवाल यहाँ सोचने पर मजबूर करता है। क्या सवाल? इन शानदार कृतियों को बनाने वाले ज्यादातर कलाकारों, शिल्पकारों और लेखकों के नाम हमें क्यों नहीं मिलते? अजंता के चित्र किसने बनाए, हम नहीं जानते। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। तो सवाल ये उठता है कि क्या उस दौर में व्यक्तिगत नाम या पहचान से ज्यादा जरूरी था सामूहिक योगदान? क्या वो अपनी कला को किसी व्यक्ति की उपलब्धि नहीं, बल्कि पूरे समाज या अपने ईश्वर को एक भेंट के तौर पर देखते थे? ये विचार उस दौर के समाज के मूल्यों के बारे में हमें बहुत कुछ सोचने का एक नया नजरिया देता है। इसी सवाल के साथ इस अध्याय को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले अध्याय में हम नए सिद्धांतों को इसी तरह विस्तार के साथ समझेंगे। धन्यवाद।